तो हेलो होमीज, क्या तुम सभी रेडी हो दूसरे दुनिया में वापस जाने के लिए, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर सीओ डोजुन अपनी मेन दुनिया से किसी और दुनिया में आ चुका है, जहां पर कि अब उसे ताकतवर बनना है और उसके साथ कमाने हैं पैसे। तो जी हाँ, ये देखने में काफी मजा आएगा कि आखिर वो यहाँ पर ये सभी चीजें कैसे करेगा। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि आखिर पिछले एपिसोड के अंदर क्या हुआ, तो ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं अगर अगले एपिसोड का याद करूँ तो जहाँ तक कि मुझे याद है कि सीओ डोजुन अगला एपिसोड के अंदर एक डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर कि उसने काफी सारे स्नेक मॉन्स्टर्स को मारा था और उसे वहाँ पर काफी हाई ग्रेड के माने क्रिस्टल भी मिले थे। और उसके बाद से जब वहाँ पर घर आया था तब उसे वहाँ पर एक प्रोसिक्यूटर मिला था, जिसने कि उसे वहाँ पर अंडर अरेस्ट में ले लिया था और वहीं पर हमारा वो एपिसोड खत्म हो गया था। और यहीं से इस एपिसोड की भी शुरुआत होती है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर ये सभी चीजें इतनी शॉर्ट में इससे बोला हूँ क्योंकि जो चैप्टर 22 है मैंने उसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैंने इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो खैर क्या बोले, अब इसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। पहले ही मुझे यहाँ पर लीक मिल चुका है कि आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा। वेल चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो हाँ, अब हमें सीओ डोजुन को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसको यहाँ पर कैदी बना के बैठा दिया होते हैं बे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हमें उस प्रोसिक्यूटर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिस्टर ली से बात करते हुए आ रहा होता है, जहाँ पर कि मिस्टर ली सीओ डोजुन का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखने को कहता है, जिससे कि तुम सभी समझ सकते हो कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हाँ, ये बात सुनने के बाद प्रोसिक्यूटर भी मिस्टर ली से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीजें काफी अच्छे से जानता हूँ कि आखिर सोसाइटी से जो सोसाइटी के थ्रेट्स होते हैं उन सभी को कैसे गायब करना है। लेकिन वो यहाँ पर मिस्टर ली को शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी के अब्रॉड का जो एजुकेशन फीस था उसको कंप्लीट कर दिया। मतलब कि यहाँ पर सभी के कन्वर्सेशन सबको इतना पता चल चुका है कि यहाँ पर इसने घूस लिया है। इवन तो तुम सभी जानते हो कि हम सब जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर होता है। तो उसके बाद ये प्रोसिक्यूटर अब यहाँ पर अपने फोन को रखता है और उसके बाद से अब चला आता है सीईओ के पास, और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर उसके सामने कुछ पेपर्स रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि आखिर तुम इतने दिनों से क्या कर रहे थे। और उसने वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे बारे में ये सभी एविडेंस को कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया तो तुम्हें पता है तुम्हें लगभग 10 साल की जेल हो सकती है। और ये प्रोसिक्यूटर सीईओ को वो सभी इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है, मतलब कि एविडेंस दिखा रहा होता है। लेकिन सीईओ घंटा वो एविडेंस दिखे भाई, वो तो यहाँ पर इस प्रोसिक्यूटर को ही एकदम लॉक इन होकर देख रहा होता है। मुझे सीईओ को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अगर उसे यहाँ पर अभी कुछ ही सेकंड नहीं मिल जाए उसी में ये प्रोसिक्यूटर को धो देगा साला। मतलब देखो बे, ये कितना लॉक इन होकर देख रहा है, खतरनाक तरीके से एकदम आंखों में आंखें डालकर नैनो से नैने मिला के देख रहा है। और ये प्रोसिक्यूटर भी सीईओ को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखता है, तो इसलिए वो भी कहता है कि ये बे साले सुअर, मैं क्या इतना ज्यादा सुंदर हूँ कि मुझे ऐसा दिख रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुझे झूठ बोल रहा हूँ कि तूने यहाँ पर कुछ गलत किया है? और जो सुन सीईओ उस प्रोसिक्यूटर से बस एक ही चीज पूछता है कि क्या ये सभी चीजें होंग जीजू करा रही है? होंग जीजू मतलब कि उसकी स्टेप मदर। तो हाँ, ये बात सुनने के बाद तो उस प्रोसिक्यूटर के भी मुंह का दरवाजा बंद हो जाता है और वो भी यहाँ पर थोड़ा सा सदमे में चला जाता है। और इसीलिए वो यहाँ पर जल्दी से अपने बात को लपेटते हुए कहता है कि अभी किस होंग जीजू के बारे में बात कर रहा है? मैं तो अपने पूरे इंटायर लाइफ में किसी भी होंग जीजू से नहीं मिला हूँ। जो सुनने के बाद सीईओ अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये सभी चीजें बस कुछ नॉर्मल चीजों पे हैं, और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली चुपचाप चला आऊंगा तो ये सभी चीजें आराम से शांति से सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं जॉन सीईओ की साइड के बारे में बात करूं तो हो सकता है कि वो यहाँ पे पहले ही काफी बुरा फंस चुका है। और इसलिए वो कहता है कि अगर ये सभी चीजें ऐसी चलती रही तो मुझे ना चाहते हुए भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। और सीईओ यहाँ पर अपने मन में ऐसी बातें सोच रहा होता है, तभी वो प्रोसिक्यूटर सीईओ के पास आता है और कहता है कि अबे साले, तुझे क्या लगता है कि कोरिया का प्रोसिक्यूटर होना एक मजाक की बात है? और इसलिए वो प्रोसिक्यूटर सीईओ को धमकी देते हुए कहता है कि बेटा तू गया बेटे, अब तू गया, समझ ले, तू गया, अब कभी कोई भी बचा नहीं पाएगा साले, एमएलए से बोला कुछ ना, तू गया काम से। और ये वो यहाँ पर ऐसे बोल ही रहा होता है, तभी बस सीईओ अपने पावर्स का थोड़ा सा नमूना दिखाता है, उसको एक सेकंड के लिए फ्लैशबैक दिखाता है। और जब वो प्रोसिक्यूटर सीईओ के बस इतने पावर्स को देखता है तब उसका वहां पर भाई फट जाता है। और ये साला भी बोला था कि ये सीईओ की फाड़ कर देगा, इसकी तो सीईओ की पावर को देखने के बाद खुद फट गई। क्या बोले भाई, ये होता है रियल पावर और बस अथॉरिटी के बीच में। देखो, इस प्रोसिक्यूटर के पास अथॉरिटी है, स्टेटस है, लेकिन जो सीईओ है उसके पास फिजिकल पावर है, मेंटल पावर है, मतलब कि इसके पास
पास पावर है। तो हाँ, जब यहाँ पर इस प्रोसिक्यूटर के साथ सीओ ऐसा करता है तब प्रोसिक्यूटर सीओ के ऊपर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीओ को यहाँ पर मारने के लिए चला आता है। लेकिन तभी यहाँ पर एकदम एम वक्त पे उस प्रोसिक्यूटर का एक कोवर्कर आ जाता है। सारे ने पूरा मजाक खिड़खिड़ा कर दिया। तुम सभी समझ सकते हो कि अगर सीओ को यहाँ पर ये एक झापड़ मार देता तो सीओ इसकी फाड़ के रख देता। भले ही यहाँ पर पूरा कंट्री वाइज फैल जाता, लेकिन फाड़ के रख देता। मुझे इतना पता है, फाड़ के रख देता। और सीओ जैसे इस बंदे को लॉकिनो को दिख रहा था, मैं जानता हूँ ये होमलैंडर है, अगर इसके साथ कोई बुरा करेगा तो ये उसकी फाड़ के रख देगा। तो हाँ, यहाँ पर एकदम इंटेंस सीन के बीच में जो कोवर्कर होता है उसने यहाँ पर इस प्रोसिक्यूटर को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका होता है। और वो गड़बड़ क्या होता है? वेल, यहाँ पर गड़बड़ ये हुआ है कि जो यहाँ पर सीओ का हीरो टेस्ट का रिजल्ट निकला है उसके अंदर वो सिविलियन पाया गया है। और इसलिए ये चीज देखने के बाद वो प्रोसिक्यूटर भी कहता है कि हाँ, क्या यहाँ पर जो हमारी टेस्टिंग मशीन है वो यहाँ पर कहीं खराब तो नहीं हो चुकी है? जिस पर उसका जो कोवर्कर होता है वो कहता है कि ना, ऐसा ना हो सकता है क्योंकि हमने उसको दोबारा चेक किया, मशीन एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही है। बस इसका यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो हमारी मशीन है वो इसको सिविलियन बता रही है। जो सुनने के बाद तो इस प्रोसिक्यूटर को भी फट जाती है, क्योंकि अगर मीडिया के अंदर ये बात आ गया कि एक प्रोसिक्यूटर एक सिविलियन को परेशान कर रहा था तो नौकरी तो गई, उसी के साथ गवर्नमेंट भी इसकी मार लेगी। तो हाँ, इसका कोवर्कर भी उससे कहता है कि हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो इसका रिजल्ट है वो ऐसा क्यों आ रहा है। और इसलिए वो कहता है कि आपने जैसा कि बताया था कि ये एक अवेकनर है, मतलब कि ये एक हीरो है, तो हो सकता है कि जो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली हो वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये कोई हीरो नहीं है बल्कि ये बस एक नॉर्मल सिविलियन है। तो उसका ये बात सुनने के बाद जो प्रोसिक्यूटर होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है कि जो डब्ल्यू ग्रुप और टी ग्रुप का इन्फॉर्मेशन हो वो कभी गलत हो। मतलब कि सीओ के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली होगी और उन्होंने इसको बताई होगी कि वो एक हीरो है। और इसलिए वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि उस बंदे को यहाँ पर होंग जीजू का नाम भी पता है। तो इसलिए वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं उस बंदे के साथ डील कैसे करूं, मतलब कि पीछे कैसे छोड़ाऊं भाई, क्योंकि उसने तो यहाँ पर होंग जीजू से भी पैसे ले लिए हैं और उसी के साथ यहाँ पर सीओ के बारे में जो उसका रिजल्ट बता रहा है उसके हिसाब से सीओ एक सिविलियन है। तो अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उनका तो पूरा ऑफिस बंद हो जाएगा। और वही हमारा सीन चेंज होता है और हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है और बताता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर कोरिया के प्रोसिक्यूटर्स को लोग मैड डॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनका दिमाग हिला हुआ होता है और वो हर समय पागलों से हरकत कर रहे होते हैं। और इसलिए सीओ सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर ये सभी जितनी भी चीजें हैं इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूं और यहाँ से अपनी ग्रैंड माँ और अपनी सिस्टर को लेके किसी और देश में चले जाऊं। और वो यहाँ पर ये सभी सोच रहा होता है तभी वहां पर कोई आता है। और ये कौन होता है? ये होती है जियोन। आई डोंट नो जियोन यहाँ पर क्या कर रही है। और जब जियोन भी यहाँ पर सीओ को देखती है तब वो भी उसे पूछती है कि अबे तुम क्या यहाँ पर कर रहे हो। जो सीओ कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जो जियोन सीओ से कहती है कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश मत करना और ना ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये जो मामला होगा ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाएगा और उसके वजह से तुम्हें बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जो सीओ कहता है कि अच्छा, तो तुम क्या यहाँ पर मेरी हेल्प करने वाली हो? जो जियोन कहती है कि ना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे सीधे तो हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हीरो टावर से कहवा के तुम्हारे ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठा सकती हूँ। इसके बाद से जो भी चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी एंड तुम बच सकते हो। जिस पर सीओ कहता है कि अच्छा तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे फैमिली के बारे में क्या? आखिर मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो जियोन कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कोई सेक्रेटरी हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी? जो सीओ यहाँ पर जियोन को ही घूरने लगता है एंड यहाँ पर इसे घूरता हुआ देख पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अगर यहाँ पर जियोन है कुछ भी बोला उसके फैमिली के बारे में, मतलब कि वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो सीओ यहाँ पर इसी का ही काम तमाम कर देगा। और इसलिए यहाँ पर जब जियोन भी सीओ को अपने आप को ऐसा घूरते हुआ देखती है तब वो भी यहाँ पर मान जाती है और इसलिए वो सीओ से कहती है कि तुम्हें अपने फैमिली के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उनको सेफ रखूंगी। जो सुनने के बाद सीओ भी अब यहाँ पर शांत हो जाता है और इसलिए वो यहाँ पर जियोन को थैंक्स बोलता है और उसके साथ कहता है कि जो तुम्हारा ये डेप्थ है, मतलब कि यहाँ पर जो तुम्हारा एहसान है, मैं उसको जल्दी दोबारा रिपे कर दूंगा। जो सुनने के बाद जियोन भी कहती है कि एनीवे प्लीज बी पेशेंस, मतलब कि थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं जितनी जल्दी हो सके ये सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और एक बार ये पैनल तो देखो भाई, लौंडिया शर्मा रही है।
समझ ही सकते हो। तो उसके बाद से अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब जियो ने उस प्रोसिक्यूटर ऑफिस से सीओ को निकाल लिया होता है और उसी के साथ जो प्रोसिक्यूटर किम होता है उसको भी जियोंग ने जेल में डाल दिया होता है, क्योंकि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला होता है कि जो प्रोसिक्यूटर किम है वो लोगों से घूस लेता है, और इसलिए उसके इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चल गया कि जो सीओ डोजुन है उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है और उसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी वो फेक इन्वेस्टिगेशन थी, और इसलिए अब यहाँ पर जो सीओ है उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है एंड वो अब एक फ्री सिविलियन है जो कि अपने लाइफ को आराम से जी सकता है। और वो सभी यहाँ पर ऐसे ही अपने कार में बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन सभी को यहाँ पर न्यूज मिलती है कि यूके के अंदर एक न्यू जो रिफ्ट जोन था वो टूट चुका है और उसके अंदर से जो भी मोटर्स हैं वो सभी बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस न्यूज के अंदर वो सभी जितने भी मोटर्स होते हैं उन सभी का नाम नहीं दिया होता है, लेकिन उन सभी के बारे में बताया होता है कि आखिर वो सभी दिखते कैसे हैं, और उनका जो लात की लंबाई होता है वो होता है 1.5 मीटर, और उसी के साथ उन सभी के 4 आंख होते हैं, और उसी के साथ उन सभी का जो जहर होता है वो काफी एक्सट्रीमली डेंजरस होता है, और इसलिए जब सीईओ इन सभी बातों को सुनता है और ये सभी बॉडी पार्ट्स को सुनता है तब वो इन मॉन्स्टर्स का नाम बताता है कि ये है मकासियन, जिस पर जियोन से उसे पूछती है कि आखिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये सभी न्यू मॉन्स्टर्स हैं और जब भी कोई न्यू मॉन्स्टर निकलता है तो उसका जो ऑफिशियल नाम होता है वो हीरो टावर से मिलता है, और ऐसा क्यों होता है पहले इसके पीछे कुछ ज्यादा ही साइंस है, मतलब कि यहाँ पर जब वो सभी मॉन्स्टर्स को मारते हैं एंड उनके अंदर से जो माना स्टोन निकलता है और उसके बाद जो हीरो टावर होता है वहां पर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सभी काफी रिसर्च करने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उनका एक ऑफिशियल नाम निकालते हैं, और इसके बारे में स्वीडन को पहले इसलिए पता है क्योंकि उसके जो वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स आते थे वो सभी मॉन्स्टर्स इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर से एकदम ही सिमिलर है, मतलब कि दोनों जगह पे सेम मॉन्स्टर्स आते हैं, इसलिए सीईओ को इसके बारे में पहले से ही पता है। थैंक गॉड भाई लाइट आ गया, और भाई फुल लाइट आया है बे, एकदम अच्छा पंखा चल रहा है। ओके अभी मजा आएगा एक्सप्लेन करने में। तो हाँ, जब यहाँ पर सीईओ जियोन को इस मॉन्स्टर का नाम बताता है, मतलब कि मकासियन के बारे में बताता है, तो उसी के साथ वो उसको ये भी बताता है कि आखिर जो मकासियन की वीकनेस होती है वो क्या होती है, और उसने बताता है कि जो रेड फ्लावर्स एंड होते हैं उन सभी को अगर हम सब एक्सट्रैक्ट करें, मतलब कि उन सभी को पीस कर अगर हम सभी उन मकासियन को ऊपर फेंक दें तो वो मकासियंस काफी ही वीक हो जाएंगे एंड उसके बाद से उन सभी को मारना काफी ज्यादा ही आसान हो जाएगा। एंड आई डोंट नो कि ये रेड फ्लावर जो एंड है वो कोई फ्लावर है या फिर ये जो रेड फ्लावर्स एंड है उन सभी को पीसने की बात कर रहा है, मैंने बस वैसे ही बोल दिया, जैसा नाम लिखा है वैसे बोल दिया। सीरियसली पता नहीं ये राइटर ने कैसे लिखा है, लेकिन अब आगे यहाँ पर जब भी ये नाम आएगा तो मैं बस रेड फ्लावर सीड्स बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा नॉर्मल साउंड कर रहा है, और इसलिए क्या बताता है कि जो रेड फ्लावर सीड्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए तो कुछ उतने खास डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन वो मकासियन मॉन्स्टर्स के लिए काफी ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वो सभी इसके इफेक्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद से वो सभी पॉलिसी से कभी भी जंप नहीं कर पाएंगे। और सीईओ से इतना इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जियोन भी सीईओ से कहती है कि मिस्टर सीईओ आखिर तुम चीज क्या हो बे, और मैं बोलूंगा बहुत मस्त चीज है, और उसे जियोन कहती है कि आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना एग्जैक्टली कैसे पता है, जो सुनने के बाद सीईओ उस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और जब जियोन सीईओ को ऐसे देखती है तब उससे कहती है कि क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो, जो बातें सुनने के बाद सीईओ जियोन की बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि आखिर तब क्या होगा जब मैं अपनी स्टेप मदर मतलब कि होंग जीजू को मार दूंगा। सीईओ की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जो कि अपने नाखून को दांत से काट रही होती है, मतलब कि यहाँ पर काफी टेंशन में होती है बेचारी, क्या करे पैसा इतना लग रहा है, और उसका यहाँ पर सेक्रेटरी मिस्टर ली वहीं पर ये पागल से खड़ा होता है लाइक एकदम स्टैचू होकर, इसकी भी यहाँ पर फट रही है क्योंकि ये सभी तमाशा इसी वजह से हुआ है, काम इसको मिला था इस साड़े ने किसी और को दे दिया, और यहाँ पर जो चीजें प्रोसिक्यूटर ऑफिस में हुई थी वही चीजें ये सेक्रेटरी अपने मालकिन मतलब की सीईओ की स्टेप मदर को बता रहा होता है, जिस वजह से जो सीईओ की मदर होती है उसका पारा एकदम ही हाई होते जा रहा होता है, और उसको यहाँ पे काफी टेंशन हो रही होती है क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, अगर पब्लिक में लीक हो गया तो इनिक्सी कंपनी तो गई भाई, बैंकरप्ट हो जाएगी, क्या बोलते हैं वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो तो सोशल मीडिया पे होता है खाली, और इसलिए वो यहाँ पे काफी टेंशन में होती है और सोच रही होती है कि आखिर हियोन जियोन ने वहाँ पर सीईओ की मदद क्यों की, सडनली थे उसको वहाँ पर उसको हीरो बनने की यहाँ पर क्या जरूरत थी कि उसने यहाँ पर उसको छुड़ा दिया। जो सुन उसका मैनेजर भी बोलता है कि हमें भी पता नहीं है कि आखिर जियोन का रिलेशनशिप सीईओ के साथ क्या है, और अभी तक हम सब उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला है। जो सुन सीईओ की स्टेप मदर अब यहाँ पर जियोन को भी गाली देने लगती है, और तभी सीईओ की स्टेप मदर अपने मैनेजर पूछती है कि प्रोसिक्यूटर से हमें एक और चीज के बारे में पता चला जहाँ पर वो सभी बता रहे हैं कि जो सीईओ डोजुन है वो कोई भी हीरो नहीं है, आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि तुमने तो मुझे बताया था कि वो एक अवेकेंड है एंड वो एक हीरो बन चुका है, जिस पर मिस्टर ली भी कहते हैं कि हाँ सीईओ एक अवेकेंड है पर पता नहीं कैसे प्रोसिक्यूटर ऑफिस
इसमें ये पता ही नहीं चल पाया भाई, पता नहीं कैसे खराब मशीन धरे हैं। और इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि सीईओ के पास कोई ऐसे भी स्किल्स हैं जिससे कि वो अपने पावर्स को छिपा सकता है, जिससे कि जो प्रोसिक्यूटर ऑफिस में डिटेक्टर था वो उसकी पावर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसे एक नॉर्मल सिविलियन बता दिया। जो सुनने के बाद अब यहाँ पर जो सीईओ की स्टेप मदर होती है वो यहाँ पर एकदम पागल हो जाती है भाई, और इसलिए बोलती है कि यार ये सब हटाओ, टेंशन बहुत हो रहा है। अब यहाँ पर कैंग यंग प्रो को फोन लगाओ क्योंकि अब वही है जो कि इन सभी मैटर को संभाल पाएगा। और इसलिए वो कहती है कि उसे फोन लगाओ और उससे बोलो कि वो कैसे भी करके सीईओ का काम यहाँ पर निपटा दे। और उसके लिए तुम सभी सोचो कि आखिर एक स्टेप मदर अपने सन को मारने के लिए कितना पैसा दे सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो एक स्टेप मदर अपने स्टेप सन को मारने के लिए क्यों ही पैसा देगी, लेकिन तब भी एक बार सोचो, 1 मिलियन, 2 मिलियन, अरे मैक्सिमम 5 मिलियन, 10 मिलियन, मैक्स टू मैक्स 50 मिलियन, लेकिन ना 50 मिलियन ना, ये देती है 20 मिलियन डायरेक्ट टू डायरेक्ट 20 मिलियन। और कहती है मिस्टर ली से यार 20 मिलियन दो उसको और बोलो कि एक सीईओ का काम तमाम करे, बहुत टेंशन दे रहा है। लेकिन तभी वो कहती है कि ना 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 20 बिलियन भी कम है, अरे 10 बिलियन और बढ़ा दो, 20 बिलियन उसको दो और बोलो कि सीईओ का काम निपटा दे। और जब मैंने ये देखा तब मैंने कहा कि 20 बिलियन बस एक आदमी को निपटाने के लिए। और जब मैं गूगल पर सर्च किया कि आखिर 30 बिलियन वॉन इंडियन रुपीस में क्या होता है, तो भाई यहाँ पर पता नहीं किसका फोन नंबर लिखा हुआ आ रहा था। मतलब इतना डिजिट हो गए थे, मुझे लग रहा था ये किसका फोन नंबर है। और यहाँ पर इतना डिजिट होता है कि मैं उन सभी को पढ़ भी नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने फिर से इसको इंग्लिश में मंगाया। तो मुझे वहाँ पर इंग्लिश में बताया कि 13 बिलियन वॉन इंडियन रुपीस में होते हैं 1 बिलियन 898 मिलियन 970,000 वन ली। आई मीन लाइक गजब भाई गजब यार, क्या बोला जाए अब। और तुम सभी को क्या लगता है कि जो कैंग यंग प्रो होगा वो 30 मिलियन लेके और सीईओ का काम निपटा देगा? अच्छी घंटा ये साला बोलता है कि उसको डबल कर दो बे। 30 बिलियन मतलब कि अगर तुम सभी देखो, अगर यहाँ पर हम सब मैथ का कैलकुलेशन थोड़ा सा करें, 30 बिलियन इंटू 2 मतलब कि 60 बिलियन, और 60 बिलियन इंटू 2 करें तो लेट मी सी कि आखिर कितना आता है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कैलकुलेटर खोलता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और उसके बाद से मैं कर देता हूँ क्या इंटू 2 एंड द आंसर इज 3 बिलियन 79 मिलियन 79,000। नहीं कुछ गड़बड़ा है क्या? नहीं रुको, मैं जानता हूँ कि इसको क्या करना है। कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं तो ये होता है 3,79,79,400 रुपए। ओ भाई साहब ओनली बस। और यहाँ पर जब होंग जीजू का मतलब कि सीईओ की स्टेप मदर का जो बंदा होता है जिसको उन्होंने यहाँ पर भेजा होता है, वो भी ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। जो सुन के कहता है कि ना बिल्कुल ना, ये कहाँ ज्यादा हुआ है मुन्ना। तुम एक बार अपनी मिस मतलब कि होंग जीजू के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर वो इस काम के लिए इतना परेशान है और वो 30 बिलियन वॉन दे सकती है तो क्या वो इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर 60 बिलियन नहीं कर सकती है? और इसलिए वो कहता है कि अगर यहाँ पर मैं उस काम को कर देता हूँ तो जो 60 बिलियन वॉन का प्राइस होगा वो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो चीज यहाँ पर बाहर आ गई तो 16 बिलियन वॉन ना देना उस औरत के लिए काफी भारी पड़ जाएगा। और इसलिए वो कहता है कि अगर ये बात सीईओ की होती तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम कर भी लेता, लेकिन तुम यहाँ पर एक और चीज भूल रहे हो कि इस चीज के अंदर अब यहाँ पर एक एस रैंक के हीरो ह्यून जियोन भी शामिल हो चुकी है, तो एक एस रैंक से डील करने के लिए इतना प्राइस तो बनता ही है। जो सुन होंग जीजू की तरफ से आया हुआ बंदा भी सोचता है कि हाँ ये भी बात तो सही है, एस रैंक से डील करना कोई नॉर्मल बात तो नहीं होती है। और उसे यहाँ पर ऐसे सोचता हुआ देख जो कैंग होता है वो 1 सेकंड के अंदर ही उस बंदे के सामने आता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसे और जियोन को एक जैसा समझ रहा है, मतलब कि दोनों ही एस रैंक के तो दोनों की पावर्स तो एक ही बराबर होंगी ना। लेकिन वो उस बंदे से कहता है कि जितने भी एस रैंक होते हैं ये सोचना भी मत कि जो उनका पावर होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं जियोन को 20 मिनट के अंदर ही वहीं पर निपटा सकता हूँ, मतलब कि उसका खेल खत्म कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद तो जो उसके सामने बंदा होता है उसकी भी फट जाती है और उसने वो कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद अब हमें कुछ बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि कैंग से उसका सेक्रेटरी या फिर मैनेजर कुछ भी बोल सकते हैं, वो आता है और उसे बताता है कि क्या आपने हीरो एसोसिएशन से जो खबर आई है उसके बारे में सुना? जो सुन कैंग कहता है कि हाँ क्या खबर है? जो सुन उसका मैनेजर बताता है कि जो यूके का ब्रांच है जहाँ पर जो रिफ्ट जोन था वो टूट गया था, अब उन्होंने यहाँ पर पैसे को इंक्रीज करने से मना कर दिया है। और उसे बताता है कि जो अभी के टाइम पे हीरो एसोसिएशन है, हीरो एसोसिएशन नहीं बोलूंगा भाई, काफी यहाँ पर दिमाग खराब कर रहा है, बस मैं उसको हीरो टावर बोल दूंगा बस। हीरो
एसोसिएशन देखो, एसोसिएशन कितना बहुत खराब लग रहा है भाई, इसीलिए उसको हीरो टावर बोलूंगा। तो हाँ, इसलिए बंदा बताता है कि जो अभी के टाइम पे हीरो टावर है उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि वो अपने हीरो टावर के अंदर अब यहाँ पर हीरोज को इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको कि वो यहाँ पर यूके के अंदर भेजेंगे ताकि वो सभी वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स हो उन सभी को मारते हैं और जो रिफ्ट जोन हो वो क्लोज हो जाए। जो सुन के भी कहता है कि ये तो काफी खराब बात है भाई, मैं तो अब उन सभी से ये भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं उसके अंदर तनिक भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उन सभी ने पहले डिसीजन बना लिया है कि वहाँ पर वो सभी हीरोज को भेज के रहेंगे। और इसलिए वो अपने बंदे से पूछता है कि आखिर उन्हें यूके के लिए कब निकलना है, जिस पर उसका बंदा बताता है कि उन्हें 3 दिनों के बाद यूके के लिए निकल जाना है और उसके लिए जो टिकट है वो भी यहाँ पर सेटल हो चुकी है। जो बातें सुनने के बाद कैंग यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि जो अभी के टाइम पे यूके के अंदर मॉन्स्टर्स निकले हैं सभी का नाम मिकासियन है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात ये है कि जो उनकी वीकनेस है वो अभी तक कोई भी पता नहीं कर पाया है, जिस वजह से उन सभी को मारने में यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए वो कहता है कि अगर मैंने उन सभी को वीकनेस के बारे में पता लगा लिया तो जो मेरी वैल्यू होगी वो और बेहतर बढ़ जाएगी। और ये सभी ख्याली पुलाव सोच के काफी ही हंस रहा होता है, जिसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। तो बीच में लाइट बग गया था, इसलिए अगर आवाज खराब होती है तो उसके लिए लाइट को जिम्मेदार तो सालों मुझे लगता है ना कि मेरे वजह से कुछ हुआ है, डिफरेंस आएगा ही थोड़ा सा तो, लेकिन ठीक है बाद में चल के बैलेंस हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर खाएंगे अपना ख्याली पुलाव बना रहा होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें यूके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये साले मॉन्स्टर को जाने पहचाने दिख रहे हैं मुझे, ये लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एंड ई पैनल देख के तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये सारा सुग्गा है, सुग्गा मतलब कि टिड्डा जो कि फसल पे लगते हैं, बस उन्हीं का साइज इन्होंने बढ़ा दिया है और उसका पता नहीं क्या नाम दे रहे हैं, मस्कासियन पता नहीं कुछ तो नाम दे रहे हैं अजीब, जो भी दिमाग में आ रहा है नाम दे रहे हैं भाई, गजब यार। हाँ, सुग्गा ही बोलूंगा, टिड्डा बोलूंगा, ग्रास ऊपर कुछ भी बोलो या फिर कुछ भी बोलो, बस ये बिग साइज सुग्गा ही है। तो हाँ, इन टिड्डों से यहाँ पर कुछ रैंकर्स अबे ये लर्निंग विद द गॉड की रैंकर्स कहाँ से आ गया। यहाँ पर ये हीरोज होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा क्योंकि समझ सकते हो कि अभी मैं 2 मंगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 10-20 तो इधर उधर हो ही जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर ये जो टिड्डे होते हैं वो सभी अब उन हीरोज पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पर इन सभी का जो अटैक होता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, मतलब धरती टूट गई बे बस इन सभी के हाथ मारने से ही साइज जाते हैं, वरना तो ये सभी छोटे रहते हैं भाई। अगर रियलिटी में समझ लो टिड्डे इतने बड़े होते हैं तो भाई हम सबको साथ भी ऐसे ही करते हैं। ये सभी तो रैंकर्स हैं तो थोड़ा सा कहाँ बच जा रहे हैं, लेकिन हम सभी तो ह्यूमंस हैं भाई। ये मानो कि इन सभी का साइज छोटा होता है। तुम लोगों ने बाकी में भी देखा होगा ना वो ग्रीन मेंटिस का, जिससे कि बाकी प्रैक्टिस करता है, आई थिंक सो ये वही है। अगर इन सभी का यहाँ पर इतना साइज बड़ा हो तो काफी ह्यूमंस के लिए खतरनाक हो सकता है ये। और यहाँ पर ये जितने भी हीरोज होते हैं ये भी इन सभी ग्रास ऊपर या फिर ग्रीन मेंटिस से फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं और यहाँ पर इन सभी को एक ग्रीन मेंटिस को मारने में लगभग 3-4 हीरोज को लगना पड़ रहा होता है। उसके बाद जाके ये सभी एक ग्रीन मेंटिस को मार पा रहे होते हैं और इन सभी को लग रहा होता है कि यहाँ पर बस एक ही ग्रीन मेंटिस है, लेकिन हियर वी गो, यहाँ पर एक ग्रीन मेंटिस नहीं होता है बल्कि बहुत ही सारे होते हैं। और जब ये सभी यहाँ पर इतने सारे ग्रीन मेंटिस को देखते हैं तब इनकी तो भाई फट जाती है और तभी वहाँ पर एक ग्रीन मेंटिस एक बंदे के ऊपर अटैक करता है और वहीं हमें यूके कैपिटल का ऊपर से व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर की काफी सारे ग्रीन मेंटिस इस पूरे शहर को तबाह कर रहे होते हैं। और यहाँ पर की एक बार बिल्डिंग को तो देखो भाई, क्या खतरनाक गजब से बिल्डिंग्स हैं भाई, एकदम मतलब कि शांति वाले पीस वाले बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये सब यहाँ पर ग्रीन मेंटिस इन सभी को खराब करते हुए आ रहे हैं और इन सभी को यहाँ पर ये हीरो संभाल भी लेते हैं। लेकिन इन सभी को लड़ने में यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है क्योंकि इन सभी को पता नहीं है कि आखिर इन सभी ग्रीन मेंटिस का जो वीकनेस है वो क्या है और उसी वजह से वो सभी उनको यहाँ पर ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ पर पिट रहे हैं। और इसलिए हमें नरेटर बताता है कि अगर यहाँ पर ये सभी ऐसे चलता रहा तो यहाँ पर जो यूके का मेन कैपिटल है, मतलब कि ब्रिटेन का मेन कैपिटल है, वो यहाँ से बस 60 किलोमीटर ही दूर है, ज्यादा ना है 60 किलोमीटर ही दूर है, वो भी तबाह हो जाएगा अगर ये सभी यहाँ पर ऐसे ही कैपिटल्स को तबाह करते रहे तो। और यहाँ पर वो सभी बोल रहे होते हैं तभी आसमान से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उन सभी ग्रीन मेंटिस के ऊपर गिरने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर पता नहीं क्यों वो सभी ग्रीन मेंटिस अपने आप में ही कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव करने लगते हैं और वही तो काफी सारे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। और इन सभी का कारण क्या होता है, वेल हमें ऊपर आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पर की एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है और वही हमें काफी सारे कोरिया के एस रैंक के हीरोज को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ऐसे ग्रीन मेंटिस को गिरते हुए देखते हैं। तब वो सभी भी कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर उस तरीके ने काम कर दिया है। और ये तरीका क्या है उसको जियो ने बताया होता है कि जो रेड फ्लावर का एक्सट्रैक्शन सीड होता है, अगर हम सभी उन सभी को इन एंड्स के ऊपर गिराएं तो ये सभी कमजोर हो जाएंगी और इन सभी को मारना आसान हो जाएगा। और इन्होंने यही किया है, यहाँ पर इन्होंने रेड फ्लावर
के एसिड को निकाल कर सभी को ऊपर फेंक दिया है, जिससे से ये सभी यहाँ पर इतने कमजोर हो चुके हैं और ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सभी जो बातें होती हैं उन सभी बातों को जियोन ने यहाँ पर कोरिया के जो दूसरे एस रैंक के हंटर्स होते हैं उन सभी को बताया होता है। और क्या ये बातें सोचकर कैंग यंगप्रो की फट रही होती है। और यहाँ पर इसको एक बार देखो तो भाई यहाँ पर ऐसे ये जियोन को कैसे गुड़ रहा है। और वो कहता है कि ना, मैं विश्वास ही नहीं करता कि ये वुमन इतनी स्किल हो सकती है कि ये यहाँ पर इन एंट्स का वीकनेस पता लगा ले। और उसने वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर उसके पीछे कोई और है जिसने कि इसे इन सभी चीजों के बारे में बताया है, जिस वजह से वो यहाँ पर इन एंट्स की वीकनेस को पता लगाने में सफल हो पाई है। और उसके बाद से वो तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर जितने भी एस रैंक के हंटर्स होते हैं वो अपने हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं और वहां पर जितने भी ग्रीन मैटिस होते हैं उन सभी को मारने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब जितने भी कोरिया के हंटर्स यूके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गए होते हैं वो सभी अब दोबारा वापस आने वाले होते हैं, क्योंकि उन सभी ने एक ही दिन में काम तमाम कर दिया होता है। और उन्हीं के लिए यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स भी आए होते हैं और वो सभी आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि ये तो काफी ही अच्छा है कि जो हमारे कैपिटल के हंटर्स हैं उन्होंने यूके में जाके वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार दिया। और उसी के साथ वो सभी यहाँ पर जोन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कितनी स्मार्ट है, कितनी स्ट्रांग है कि उसने वहाँ पर उन सभी मकासियन के मतलब कि टिड्डो के वीकनेस को पता लगा लिया और उन सभी को वहाँ पर मारने में यूके की हेल्प की। और उसने वहाँ पर उन सभी रिपोर्टर्स का जो हेड होता है वो उन सभी से कहता है कि जो जियोन है वो एक हीरो तो है, लेकिन वो हमारे लिए सच में एक हीरो है। मतलब कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। और वो यहाँ पर इस सभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर उन सभी के सामने का गेट खुलता है और वहाँ से जियोन और उसी के साथ गैंग यंगप्रो बाहर आते हैं। और जब यहाँ पर रिपोर्टर जियोन को देखते हैं तो वो सभी यहाँ पर उन सभी को फोटो खींचने लगते हैं और उसी के साथ वो सभी जियोन से क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर उसने कैसे मकासियंस के वीकनेस को खोजा, जिस पर जियोन तो कुछ भी नहीं बोल पाते क्योंकि इसको घंटा कुछ नहीं पता है। और जब यहाँ पर गैंग यंगप्रो से भी उसी चीज पे पूछा जाता है, मतलब कि आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज के ऊपर कि जियोन ने मकासियन के वीकनेस को खोज लिया, तो उस पे भी वो कुछ नहीं बोलता है और वैसे ही वो फेक हंसी हंस रहा होता है। और उसी के साथ ये जो न्यूज होता है, मतलब कि जो कोरिया के हंटर्स है वो दोबारा कोरिया में वापस आ चुके हैं और उसी के साथ उन्होंने यूके के अंदर मॉन्स्टर्स को भी मार दिया है। ये पूरे कोरिया के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और यहाँ पर जब इस चीज को सीओ भी देखता है तो ये चीज देखकर वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराता है। लेकिन तभी जब वहाँ पर न्यूज में गैंग यंगप्रो को दिखाया जाता है तब उसे देखकर तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यू नो कि ये सभी चीजें गैंग यंगप्रो ने ही चालू की थी। तो हाँ, काफी ही आगे मजा आने वाला है। तो हाँ, इस चैप्टर की शुरुआत में हम सब देखते हैं जहाँ पर कि अब हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है एंड यहाँ पर जियोन ने सीओ के लिए गिफ्ट लाया होता है, क्योंकि सीओ ने जियोन को बता दिया होता है कि आखिर वो सभी उन टिड्डू को कैसे मार सकते हैं रेड फ्लावर सीड से, मतलब कि पहले तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हाँ, ये सभी गिफ्ट को देखकर सीओ जियोन से पूछता है कि आखिर ये सभी गिफ्ट्स किसके लिए हैं, जिस पर जियोन बताती है कि ये सभी गिफ्ट्स तुम्हारे ग्रैंड माँ एंड तुम्हारी छोटी बहन के लिए हैं एंड उसी के साथ तुम्हारे लिए भी यहाँ पर काफी सारे गिफ्ट्स हैं। जो सुनते के साथ ही सीओ वहाँ पर अपने गिफ्ट को खोलने लगता है, जो देख जियोन उसे कहती है कि तुम्हें अपने गिफ्ट को यहाँ पर नहीं खोलना चाहिए, अपने घर जाने के बाद खोलना चाहिए। लेकिन घंटे सीओ उसकी बात सुनता है और वहीं पर जब वो गिफ्ट खोलता है तब उसके अंदर कुछ ज्यादा ही महंगे कपड़े होते हैं और इसलिए वो सभी देखने के बाद सीओ कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही महंगे हैं। जो सुन जियोन कहती है कि हाँ, तुमने मेरी पहले मदद की थी इसीलिए उसका रिवॉर्ड है। और इसलिए वो कहती है कि तुमने यहाँ पर जितना मेरी हेल्प की है अगर उसके हम सब कंपैरिजन में देखें तो ये गिफ्ट काफी छोटा है। इसलिए वो सीओ से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कोई कार चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अभी तुम्हारे लिए वो खरीद सकती हूँ। जिस पर सीओ कहता है कि ना, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे जब चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये कितना बेवकूफ है साड़ा गधा, मौका मिल रहा है छोड़ रहा है भैंस की यहाँ गाड़ी मिल रही है भाई, गजब यार, पागल है। हाँ, लेकिन उन सब में तो ये कॉमन होता है, लाइक हम सब के लिए गाड़ी एक लग्जरी है बट इन सब के लिए तो एक बस वही है, नॉर्मल है, सभी के पास होता है। और इसलिए सीओ कहता भी है कि मैंने वैसे भी तुम्हारे से पहले ही काफी ही हेल्प ले लिया है। यहाँ पर वही बात करा है कि उसने जेल से उसे छुड़ा लिया। और इसलिए जब जियोन सीओ के मुंह से ये बात सुनती है तब उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम्हें उन मकासियन या फिर बोले उन सुग्गा टिड्डा, साड़ा उनका 4-5 नाम है, क्या बोलूं, हाँ, तो उन टिड्डों के बारे में तुम्हें कैसे पता था और तुम्हें उनके वीकनेसेस के बारे में भी कैसे पता था। जो सुन जियो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं। जो सुन जियोन भी यहाँ पर समझ जाती है कि ना, ये नहीं मुझे कुछ बताएगा इसके बारे में कि आखिर इसको उसके बारे में कैसे पता चला। तो हाँ, अब यहाँ पर जियोन सीओ से पूछती है कि आखिर तुम्हारे फ्यूचर का प्लान क्या है, आखिर तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। और यहाँ पर जियोन को भी पता चल गया होता है कि उसने यहाँ पर सीओ से जो सवाल पूछा है उसका जो जवाब होगा वो ये तो नहीं होगा कि सीओ वर्ल्ड पीस चाहता है, क्योंकि वो काफी पावरफुल है। और उसने
वो कहती है कि अगर यहाँ पर सीओ होंग जीजू या फिर कैंग यंगप्रो को टारगेट बनाता है मारने का, तो ये काफी खराब होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन जो होगी वो काफी खराब हो जाएगी। इसीलिए वो कहती है अगर उसने ऐसा कहा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करके इसे रोकना होगा। एंड कुछ भी करके मतलब क्या तो हाँ, यहाँ पर जो जियोन ने सोचा होता है, सीओ उससे कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर देता है, क्योंकि सीओ कहता है कि मैं तो यहाँ पर सबसे पहले सोच रहा हूँ कि एक घर बाई कर लूं। और ये बात सुनने के बाद तो जियोन भी काफी कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड ही नहीं होता है कि सीओ यहाँ पर ऐसे भी बात करेगा। और इसलिए जियोन सीओ से पूछती है कि क्या तुम अभी जिस घर के अंदर रहते हो उस घर को तुमने रेंट पे लिया है। और उसके बाद से इन दोनों का यहीं पर कन्वर्सेशन बंद होता है, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर कैंग यंगप्रो को दिखाया जाता है जो कि एंजॉय कर रहा होता है। मतलब कि भाई लाइफ तो इसकी सेट है, साला पैसा है, स्टेटस है, पावर है, लड़कियां हैं, और क्या ही चाहिए इसको। लेकिन फिर भी वही बात है कि हमारा ब्रेन कभी भी शांत नहीं होता है और हमें कभी भी हमेशा नीड होती ही है। जैसे अभी इसको 60 बिलियन वॉन मिल रहे हैं एंड इसी वजह से ये टेंशन में है, एंड इसी वजह से ये यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो हियोन जियोन है वो जब हम सब एरोप्लेन के अंदर थे वो काफी डिफरेंट बिहेव कर रही थी, और उसी के साथ उसको मकासियन के वीकनेस के बारे में भी पहले से ही पता था। और उसने वो कहता है कि मुझे ज्यादा लग रहा है कि पक्का जियोन यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ छिपा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें पास्ट के उसी समय को दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोरिया के एस रैंक हंटर्स यूके में जा रहे होते हैं, और हमें एरोप्लेन के अंदर जियोंग और कैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कैंग जियोन से पूछता है कि यहाँ पर अगर हम सब मकासियन की बात छोड़े तो आखिर सीओ डियोन के बारे में आखिर तुम क्या सोचती हो। जिस पर जियोन कहती है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जो सुन चियोल वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही नहीं है जिसने कि प्रोसिक्यूटर टीम के सर को ही फोड़ दिया था। मतलब कि ये पुरानी बात हो रही है जब जियोंग प्रोसिक्यूटर कैंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, एंड ये तभी का आई थिंक सो बात है। और इसलिए कैंग जियोन से कहता है कि जब सीओ डोजुन कैंग चियोलवू को वहां पर मार रहा था तो क्या तुम भी वहां पर नहीं थी। जो सुन जियोन भी यहाँ पर समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर कैंग यंगप्रो क्या उससे पूछने वाला है, इसलिए वो कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो जो फाइट थी उसको सबसे पहले कैंग चियोलवू ने ही चालू की थी, इसलिए मैंने उस फाइट के अंदर इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। और इसलिए जियोन कैंग यंगप्रो से पूछती भी है कि क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि जो कैंग चियोलवू था उसने पहले भी सीओ डोजुन को एक डंजन के अंदर मारने की कोशिश की थी। जो सुन कैंग यंगप्रो हंसते हुए कहता है कि मुझे ये सभी बातें पता तो है, लेकिन तुम शायद यहाँ पर कुछ भूल रही हो। और इसलिए वो कहता है कि मुझे पता है कि जो कैंग चियोलवू है वो काफी सारी रिडिकुलस हरकतें करता है, लेकिन उसी के साथ तुम्हें ये भी तो पता है ना कि वो मेरा कजिन है, तो इसीलिए अगर कोई भी उसके साथ कुछ भी गलत करेगा तो मैं उससे रिवेंज जरूर लूंगा। और इसलिए क्योंकि अब सीओ डोजुन ने मेरे कजिन को परेशान किया है तो अब उससे रिवेंज लेना तो बनता ही है। जो बस सुनने के बाद तो जियोन भी यहाँ पर कैंग चियोलवू को घूर कर देखने लगती है, जिस पर कैंग चियोलवू को भी यहाँ पर लग रहा होता है कि जियोन यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ उसे उल्टा सीधा बोलेगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है, क्योंकि जियोन वहाँ पर कैंग यंगप्रो को इग्नोर करते हुए कहती है कि अबे जा, जो तुझे मन में आए कर ले जा, जो उखाड़ना है ना उसका उखाड़ ले, मुझे कुछ नहीं करना है उसमें, मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूंगी उसमें। और जब कैंग यंगप्रो जियोन का ऐसा रिएक्शन देखता है तब वो भी यहाँ पर काफी हैरान होता है, और इसलिए वो यहाँ पर सोचता है कि शायद से मैंने यहाँ पर जितना जियोन और सीओ डोजुन के बीच में रिलेशनशिप अच्छा समझा था उतना ही दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और उसी बात को याद करके प्रेजेंट टाइम में कैंग चियोलवू को काफी टेंशन हो रही होती है, जिसके बाद हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें फिर से इंग्लैंड के अंदर एक रिफ्ट जोन को दिखाया जाता है, जिस रिफ्ट जोन को दो बंदे गार्ड कर रहे होते हैं, और हमें उन दोनों बंदों से पता चलता है कि इस रिफ्ट जोन के अंदर काफी सारे हीरोज गए हैं ताकि वो सभी इस रिफ्ट जोन को खाली कर सकें। और उसी के साथ यहाँ पर ये दो दोनों गार्ड होते हैं वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उन सभी को भी अगर यहाँ पर मकासियन के वीकनेस के बारे में पता चल जाता, मतलब कि रेड एंटीसीड के बारे में पता चल जाता, तो हो सकता था कि वो सभी भी मकासियन से आराम से फाइट कर लेते हैं। जिस पर दूसरा भी बंदा कहता है कि हाँ तुम भी सही कह रहे हो, क्योंकि अगर हम सब वैसा कर लेते तो उसके बाद से ये जो जगह होती है ये माना क्रिस्टल्स के सोर्स के लिए काफी अच्छी हो जाती और यहाँ से काफी हाई ग्रेड के माना स्टोन्स को हम सब निकाल लेते। और उसके बाद से वो सब यहाँ पर ऐसे ही बात करते रहते हैं, मतलब कि मकासियन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि हम सब के लिए उतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उन सभी के कन्वर्सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्किप करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन दोनों की बातों के बीच में हमको ये पता चलता है कि जो इस रिफ्ट जोन के अंदर हीरोज की टीम गई है उन सभी को अंदर गए हुए अब यहाँ पर लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, और तब से वो सभी यहाँ पर इस रिफ्ट जोन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ ये दोनों बंदे तभी से इस रिफ्ट जोन को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये जब रिफ्ट जोन क्लियर हो जाएगा तो काफी सारे सिविलियंस होते हैं जो कि यहाँ पर माना स्टोन को चुराने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये सभी यहाँ पर हैं ताकि वो सभी होने से रोक सके। लेकिन
यहाँ पर ये सभी ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी उस रिफ्ट जोन के अंदर से कोई निकलता है जो कि एक मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा होता है, क्योंकि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो किसी ह्यूमन के जैसे दिख रहा होता है, लेकिन उसी के साथ जो उसका ऑरा होता है वो काफी डेंजरस दिख रहा होता है। इसीलिए जब यहाँ पर ये दोनों गार्ड्स भी उस बंदे को देखते हैं तब वो सभी कहते हैं कि ये हमारा ना ही कमांडर है, ना ही कोई हंटर है, ना ही कोई डिप्टी कमांडर है, ये हमारे बीच का है ही नहीं। तो इसीलिए जल्दी से हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करो और इस क्रिएचर के बारे में हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। लेकिन इससे पहले कि वो सभी ये काम कर पाए, उससे पहले ही वो जो क्रिएचर होता है वो उन दोनों को बस अपने हाथ के थोड़े से हिलाने भर से ही उन दोनों का वहीं पर खात्मा कर देता है, जिस पर एक और गार्ड उस क्रिएचर के ऊपर नाइफ से अटैक करता है, लेकिन घंटा उसका कुछ नाइफ से होता है। भाई ये देखो भाई, ऑरा फार्मिंग कर रहा है ये साला। और इसीलिए इन दोनों बंदों से फाइट करने के बाद वो क्रिएचर भी कहता है ये तो कमजोर है। नहीं, मैं यहाँ पर गलत हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद से वो क्रिएचर अपना हाथ आगे करता है तो उसके सामने यहाँ पर एक पॉपअप अपीयर होता है जिस पर कि लिखा होता है 19.26% एंड आई डोंट नो कि ये क्या चीज है। 100% होगा तो ये क्या होगा, ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मुझे नहीं पता है। तो ये चीज देखने के बाद वो बंदा भी कहता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जो प्रोग्रेस है ये 20% भी नहीं हुआ। और इसलिए वो क्रिएचर सोचता है कि मैंने यहाँ पर डायमेंशनल रिफ्ट को भी ट्रिगर कर दिया, लेकिन उसके बाद से भी मैं यहाँ पर क्या फेल होने वाला हूँ। लेकिन वो कहता है कि वो सभी तो बात की बातें हैं, लेकिन उससे पहले भी मेरे पास टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने माना को रिकवर करूंगा, उसके बाद ही काम करूंगा। लेकिन तभी वो यहाँ पर जब लोगों को देखता है तब वो कहता है कि अपने माना को रिकवर करने से पहले भी मुझे यहाँ पर कुछ करना है, और वो काम क्या है, तो यहाँ पर जो वीक लोग हैं उन सभी को खत्म करना है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया के पाजू माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सीओ आया होता है एंड यहाँ पर जब ये आता है तभी उसके ऊपर काफी सारे अर्थ फॉर्म मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि सीओ अभी एक डंजन के अंदर है और ये जो डंजन है ये काफी ही शायद से एक्सपेंसिव एंड हाई फैसिलिटी वाला डंजन है। तो हाँ, जैसा कि हमने देखा कि जो अर्थ फॉर्म मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी जमीन के अंदर से आए हुए होते हैं, इसीलिए वहां पर काफी सारा गड्ढा हो गया होता है। इसीलिए जब सीओ उस गड्ढे को देखता है तो इसलिए वो यहाँ पर अपने आसपास के एरिया को स्कैन करता है, तब वो बताता है कि उसके 100 मीटर के एरिया में ही 26 अर्थवॉर्म मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। इसीलिए वो कहता है कि मैं यहाँ पर काफी चिंता कर रहा हूँ कि अगर मैंने इस गड्ढे के अंदर अपना माना ब्लास्ट यूज किया तो आखिर उन 26 अर्थवॉर्म मॉन्स्टर्स में से कितने अर्थवॉर्म मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे एंड कितने सरवाइव कर पाएंगे। एंड ये बोलते वक्त सीओ के चेहरे को तो देखो भाई, डेविल जैसी स्माइल, क्योंकि काम ही पैसा कर रहा है साड़ा। तो हाँ, ये कहानी के साथ ही सीओ बिना वक्त बर्बाद किए हुए उस गड्ढे के अंदर अपने माना ब्लास्ट को छोड़ देता है, जो जाने के साथ ही उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ वो जो गड्ढा होता है वो जिन भी गड्ढों से जुड़ा हुआ होता है वो ब्लास्ट उन सभी गड्ढों में भी हो जाता है और उस सभी गड्ढों के अंदर जितने भी अर्थवॉर्म मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी का भी खात्मा हो जाता है। और यहाँ पर सीओ इन सभी चीजों को एंजॉय कर रहा होता है, तभी हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हीरो टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें साउथ कोरिया के सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो को दिखाया जाता है, जो कि किसी से पूछते हैं कि आखिर वो कैसा बंदा है, जिस पर उनके सामने एक आदमी होता है जो कि उनसे कहता है कि अगर मैं सच बोलूं तो वो एक जवान आदमी है जो कि हैंडल करने में काफी ही हार्ड हो रहा है। और हमें इस आदमी के साइड में एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कोई पेपर होता है और इसलिए वो कहता है कि उसी बंदे ने हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया और उसने यहाँ पर कंफर्म किया कि हाँ वो एक हीरो है। और उस बंदे के सामने जो बंदा होता है वो होता है हीरो टावर का डिप्टी डायरेक्टर मिन होंग जी। और यहाँ पर इन दोनों बंदों की बात सुनने के बाद जो वहाँ पर कोरिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं वो उन सभी से कहते हैं कि क्या तुम सभी ने यहाँ पर उसके पावर्स को जब मेजर किया था तो तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया था कि वहाँ पर अनमेजरेबल पावर आई थी। जो सुन उनके सामने जो डिप्टी डायरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ हमने ये कहा तो था, लेकिन हम सब इसमें भी श्योर नहीं है कि जो उसकी पावर्स हैं वो सच में अनमेजरेबल हैं। और यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की बात सुनने के बाद वहाँ पर हमें एक और कार्टून को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर वो जो बंदा है वो कितना घमंडी है, क्या उसे ये बात नहीं पता है कि अगर किसी से हीरो टावर कोई भी सवाल पूछता है तो उस बंदे को उसका सही जवाब देना पड़ता है। और हमें इस कार्टून के बारे में बताया जाता है कि ये जो कार्टून है ये है हीरो टावर का वाइस प्रेसिडेंट। साड़ा ये वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गया भाई, इसके बिहेवियर को तो देखो, ये क्या क्या फालतू बातें बोल रहा है। इसको वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं बोलूंगा, ये कार्टून है साला चूती आदमी। तो हाँ, इसको मैं कार्टून ही बोलूंगा। तो हाँ, ये
इस कार्टून की बात सुनने के बाद वहाँ पर जो मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं वो कहते हैं कि चलो मुझे एक और बात बताओ कि क्या तुमने उस बंदे के बारे में कोई और भी ऐसी चीज फाइंड की है जो कि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। जो डिप्टी मैनेजर का साइड में बंदा होता है वो कहता है कि हम सब उसके बारे में अभी उतना कुछ खास तो नहीं पता कर पाए हैं, लेकिन हमें एक बात जरूर पता चली है कि उसकी पावर्स कब अवेकेंड हुई थी। और वो बताता है कि जब हीरो कैंग शियोल्वू ने सीओ को एक डंजन के अंदर मारने की कोशिश की थी उसी समय सीओ डोजुन की पावर्स जो थी अब वो अवेकेंड हो गई थी, और उन्हीं पावर्स को चलते सीओ डोजुन ने बाद में चल के कैंग शियोल्वू से अपना रिवेंज भी ले लिया था। और उसी के साथ जो मापो के अंदर सीओ डोजुन के घर के सामने रिफ्ट जो अपीयर हुआ था उसको अंदर भी जाकर उसको अकेले संभाल लिया था। इसलिए वो बंदा कहता है कि सीओ डोजुन की कुछ मूवमेंट्स काफी ही एक्सेसिव हैं, लेकिन जितना हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है एंड जितना हमने अंदाजा लगाया है सीओ डोजुन की जो पावर्स हैं वो काफी ही खतरनाक है एंड उसी के साथ ओवरवेलमिंग है। जो सुनने के बाद जो कोरिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो क्या ऐसी बात है, और इसलिए वो कहते हैं कि आप सभी की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर एक ऐसा घोड़ा आ चुका है जिसको कि संभालना काफी ही मुश्किल है। एंड ये बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि क्या ये जो साउथ कोरिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो है ये सीओ को घोड़ा बनाने वाला है। एंड यू नो कि मैं घोड़ा से क्या कहना चाहता हूँ, समझने वाले समझ गए हैं, जो नहीं समझ रहा है ना भाई जाओ पोगो टीवी देखो भाई, तुम लोगों के लिए ये सभी चीजें नहीं है। तो हाँ इसलिए साउथ कोरिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो कहता है कि अगर उसके पास सच में ऐसी पावर्स हैं तो हमें उसकी लॉयल्टी के बारे में पता करना होगा कि आखिर वो अपने देश के प्रति कितना लॉयल है। और इसलिए वो मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो डिप्टी मैनेजर पूछता है कि क्या उसने यहाँ पर अपने हीरो आईडी कार्ड के लिए हम सबसे कांटेक्ट किया था, जिस पर वो भी कहते हैं कि हाँ, और उसको ये हीरो आईडी कार्ड कोई भी ट्रेनिंग देखिए नहीं हासिल करना है क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई ऐसा है जिसने कि उसके लिए इस फॉर्म को भर दिया है। और अगर मैं इस बात को तुम लोग को और अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पर मेनली यही होगा कि अगर किसी भी हीरो को हीरो आईडी कार्ड चाहिए होगा तो उसको या तो कोई एग्जाम देना पड़ता है जिसमें कि उसको डंजन क्लियर करना होगा, या फिर उसके पास अगर कोई हीरो का कॉन्टैक्ट है तो वो हीरो भी दूसरे हीरो के लिए जिसको कि हीरो आईडी कार्ड चाहिए उसके लिए लाइक रिक्वेस्ट लिख सकता है, जिससे कि जिसके पास हीरो आईडी कार्ड नहीं होगी उसे हीरो आईडी कार्ड मिल जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है यही हो सकता है। तो हाँ ये बात सुनने के बाद जो रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं जो डिप्टी मैनेजर की बात सुनने के बाद कहते हैं कि गारंटर, आखिर उसका गारंटर कौन है, जिस पर डिप्टी मैनेजर बताते हैं कि जो उसका गारंटर है वो है एस रैंक हीरो जियोन। जो बात सुनने के बाद वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं एंड उसी के साथ जो रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि शायद से इन सभी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जो सीओ जिनका गारंटर होगा वो जियोन होगी, क्योंकि वो एक एस रैंक की हंटर है, आई मीन हीरो है। तो हाँ यहाँ पर ये सभी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें सीओ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसका हीरो आईडी कार्ड होता है जो कि एस रैंक का होता है। एंड हमें यहाँ पर सीओ से पता चलता है कि उसने इसी हीरो आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके इस डंजन के अंदर आया है, जिससे कि अब वो डंजन के अंदर ही उतने मोस्टर्स को मार दे रहा है। इतने मोस्टर्स को उसको मारने के लिए पहले रिफ्ट जोन के अंदर जाना पड़ता था। और उसी के साथ यहाँ पर फिर से हमारा सीन चेंज होता है और हमें रिस्पेक्टेड हीरो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर जब सुनता है कि सीओ को जब हीरो आईडी कार्ड मिला तो वो तुरंत ही एक एस रैंक के रिफ्ट जोन के अंदर चला गया। तो इसलिए वो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद काफी हंस रहे होते हैं क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि सीओ डोजुन तो काफी अमेजिंग पर्सन है। एंड आई थिंक सो यहाँ पर ये जो मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं इनको ये चीज काफी अच्छा लगा कि सीओ डोजुन को जब उसका हीरो आईडी कार्ड मिल गया तब वो घर आराम नहीं कर रहा है, वो वहाँ पर उसका इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को मार रहा है। और उसके साथ वहाँ पर जो डिप्टी लीडर होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ उसका जो स्पीड है मॉन्स्टर्स को मारने का वो काफी तेज है। जो बात जब यहाँ पर ये जोकर सुनता है तब वो कहता है कि क्या वो यहाँ पर एक लेवल 2 के रिफ्ट जोन के अंदर अकेला ही घुस गया, वो भी बिना किसी गिल्ड मेंबर और सपोर्ट मेंबर्स के, क्या वो यहाँ पर पागल हो चुका है। एंड आई डोंट नो कि इसको सीओ से क्या दुश्मनी है, ये उसके बारे में भाई कुछ ज्यादा ही आलतू फालतू बोल रहा है। और जब इसकी बात रिस्पेक्टेड हीरो सुनते हैं एंड उसके साथ डिप्टी लीडर सुनते हैं तब वो भी उस जोकर को घूर कर देखने लगते हैं कि आखिर भाई क्या फालतू बोल रहा है, वो हमारे देश के लिए ही तो काम कर रहा है, मतलब कि हमारे लोगों के लिए ही तो मॉन्स्टर्स को मार रहा है। तो हाँ जब इस जोकर को दिखाई देता है कि जो रिस्पेक्टेड हीरो है और उसके साथ जो डिप्टी मैनेजर हैं वो यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं तो इसलिए वो यहाँ पर अब बात बदलने की कोशिश करता है और रिस्पेक्टेड हीरो से कहता है कि क्यों ना जब वो उस रिफ्ट जोन के अंदर से बाहर आए तब हम सभी उसके आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील कर दें, क्योंकि अगर हम सब यहाँ पर देखें दो जो सीओ डोजुन है वो कोरिया का 8वां एस रैंक का हीरो है तो हमें उसको काफी प्रमोट करना चाहिए। जो बात होने के बाद जो डिप्टी मैनेजर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि इस जोकर से कहते हैं
कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी भी कुछ प्राइवेसी होती है एंड क्या पता वो ये ना चाहता हो और अगर हमने ये चीज कर दिया तो वो ऑफेंड हो जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्यों ना हम सब सबसे पहले उससे पूछ लें कि क्या वो ये चाहता है एंड उसके बाद से हम सब ये सभी चीजें करें। जो बात सुनने के बाद जो जोकर होता है वो यहाँ पर फिर डिप्टी मैनेजर को ही सुना लगता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। अगर लोगों के बीच में ये बात जाएगी कि उनके स्टेट में मतलब कि कंट्री के अंदर एक और नया एस रैंक का हीरो आ चुका है तो उनके अंदर थोड़ी सी जीने की और होप आ जाएगा कि उन्हें मॉन्स्टर से बचाने के लिए कोई और भी आ चुका है। साड़ा कितना खराब बंदा है भाई ये। और इसलिए वो ये बात कहने के बाद हीरो से भी पूछता है कि क्यों, मैंने सही कहा ना। ओके ये प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट मैं कहूंगा तो अच्छा लगेगा। और इन दोनों की बात सुनने के बाद जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं वो थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि मैंने आप दोनों लोगों के बातों को काफी ही अच्छे से सुना है एंड इस पे काफी ही सोचा भी है और आप दोनों की बातें सुनने के बाद मैंने ये निर्णय किया है कि मैं आप दोनों में से किसी की भी बातें नहीं सुनूंगा क्योंकि आप दोनों की बातें सुनने से पहले मैं उससे पहले खुद ही जाऊंगा और उससे बात करूंगा। अरे दोनों रिजेक्ट हो गए। तो हाँ उसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उन सभी अर्थवॉर्म मॉन्स्टर से बच्चों के जैसे फाइट कर रहा होता है। मतलब कि इसके सामने तो ये सभी अर्थवॉर्म मॉन्स्टर्स पता नहीं क्यों बच्चे के जैसे लग रहे होते हैं बे। क्या इसके लेवल का कोई मॉन्स्टर ही नहीं है यहाँ पर, वो भी एस रैंक के डंजन में। सीरियसली ये देखकर तो काफी ही मुझे पता नहीं क्यों मुझे शर्म लग रहा है। तो हाँ जब यहाँ पर सीओ इन सभी मॉन्स्टर्स को मार लेता है तब अभी कहता है कि यहाँ पर मैंने इन सभी मॉन्स्टर्स को मारा, इससे मुझे एक चीज तो पता चल चुका है कि अगर मैं ऐसे ही फाइट करता रहा तो जब भी मैं यहाँ पर फाइट करूंगा तो बहुत ही जल्द जो मेरा माना होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक वेपन चाहिए होगा जिसके पास से मैं काफी ही स्मूथली काफी लंबे समय तक फाइट कर पाऊंगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सीओ को घानसान हीरो कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक स्टोर पे आता है जहाँ पर उस स्टोर का जो ऑनर होता है वो सीओ से पूछता है कि कृपया करके आप अपना नाम बताएं ताकि मैं रिजर्वेशन लिस्ट में देख सकूं ये आपने पहले से रिजर्वेशन किया है या फिर नहीं। जो सुन सीओ कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लिए एक न्यू वेपन बनाना चाहता हूँ। जो सुन वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग अभी के टाइम पे अपने वेपन्स को बना सकते हैं जिन लोगों ने पहले से ही रिजर्वेशन किया हुआ है और अगर आपने यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं किया है तो आप किसी और दुकान पे चले जाएं क्योंकि हम बिना रिजर्वेशन के कोई भी काम नहीं करते हैं। जो सुन सीओ कहता है कि मैंने जब कॉल किया तो वो तुम्हें थे ना जिसने कि मुझे कहा था कि रिजर्वेशन का कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा ही कम रिजर्वेशन होती हैं। जो सुनो सामने वाला शॉपकीपर होता है वो अब यहाँ पर सीओ से एनो होते हुए कहता है कि अरे भाई शांत रहे, हम सबका यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो फुल हो चुका है तो अब हम सब तुम्हें सीट नहीं दे सकते हैं तो इसीलिए दूसरे दुकान पे चले जाना भाई। यहाँ पर जो हमारे आसपास के नेबरहुड में दुकान है वो भी हमारे जितने ही स्किल्ड हैं। जो सुन सीओ यहाँ पर पकड़ा जाता है भाई वो उस दुकानदार के गले को ही पकड़ लेता है। जो देख वो दुकानदार भी कहता है कि अबे साले तू पागल हो चुका है क्या, आखिर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है तू। जो सुन सीओ कहता है कि क्या तुम इस दुकान के रियल बॉस हो। जो सुनो बंदा कहता है कि ना मैं उनका सन हूँ। जिस पर सीओ कहता है कि चल अगर तू सन है तो अपने बाप को बुला, चल यहाँ पर अपने बाप को बुला। और इसलिए सीओ कहता है कि साला मैं उतनी देर से तुम्हारे लिए यहाँ पर आया क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हारी जो क्राफ्टिंग स्किल है वो काफी ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम सभी साला मुझे यहाँ पर ऐसे ही भगा रहे हो, ये तो ना चलने दूंगा मैं। इसलिए वहाँ पर जो उस दुकानदार का बेटा होता है इसलिए वो यहाँ पर अपने बाप को बुलाने के लिए चला जाता है। इसके बाद से जब उसका यहाँ पर बाप आता है तब वो सीओ से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मतलब कि हमारी दुकान के बारे में आखिर तुम्हें किसने बताया है। और इस बंदे को देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इससे क्राफ्टमैनशिप होती भी है, लाइक हथौड़ा उठा भी पाएगा ये भाई, ये शॉर्ट बनाएगा। एंड इस चाचा का नाम होता है चियोल वैन और इनको राइटर ने जो टाइटल दिया है वो काफी अमेजिंग है। इनको जो टाइटल मिला है वो है हीरो वेपन क्राफ्टमैन। और इस चर्चा की बात सुनने के बाद सीओ भी कहता है कि मुझे इस दुकान के बारे में जियोन ने बताया है कि ये दुकान क्राफ्टिंग के लिए काफी ही अच्छी है। और जियोन का नाम सुन के यहाँ पर जो बाप बेटे होते हैं वो दोनों ही काफी शौक होते हैं क्योंकि उन दोनों को लग नहीं रहा होता है कि जो सीओ है उसका रिलेशन किसी भी एस रैंक कंट्री के साथ हो सकता है। एंड इसलिए यहाँ पर ये सभी इतना कंफ्यूज है भाई, ऐसा लग रहा है कि इन सभी ने क्या सुन लिया, क्या ही देख लिया। और तभी सीओ वहाँ पर उस ब्लैक फैंग वाइपर के मतलब कि उस सांप के दांतों को निकाल लेता है। जो चीज देखने के बाद तो यहाँ पर जो चाचा होते हैं वो तो काफी हैरान होते हैं और इसलिए वो उन दांतों को पकड़कर फीलने लगते हैं कि आखिर इनका फीलिंग कैसा होता है। और यहाँ पर जब इस चाचा का बेटा अपने बाप को ऐसे फील लेते हुए देखता है तब इसीलिए वो भी पूछता है कि फादर आखिर ये क्या चीज है। जिस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि ये जो दोनों आइटम्स हैं ये हैं द जायंट ब्लैक फैंग किलर का, मतलब कि उस
सांप का ये दोनों दांतें हैं इनको कि ये यहाँ पर लाए हैं। और मुझे ऐसी चीजों को देखे हुए काफी लंबा समय हो चुका है, इसलिए मैं ये चीज देखने के बाद काफी ही हैरान हूँ। और तभी सीईओ उस वजह से कहता है कि इसका जितना लंबा हो सके उतना लंबा स्वॉर्ड बनाने की कोशिश करिएगा और उसी के साथ काफी पतला बनाइएगा। जो सुनने के बाद तो वो जो चाचा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ लंबा, और उसलिए वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक क्राफ्टमैन नहीं हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। इसलिए वो बताते हैं कि अगर तुमने किसी भी नॉन मेटालिक चीज को काफी ही लंबा ऊपर खींच दिया तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा और उसका जो ड्यूरेबिलिटी होगा वो काफी कम हो जाएगा, और इसलिए वो जो शॉर्ट होगा वो काफी ही वीक हो जाएगा। और इसलिए वो चाचा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अगर चाहो तो इन दोनों दांतों से दो मीडियम शॉर्ट को बना सकता हूँ जिनका कि तुम इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। जो सुनसियो कहता है कि अच्छा तो आप यहाँ पर अब मुझसे बकवास कर रहे हैं, आप क्यों ना सीधा मुझे बता दे रहे हैं कि आप उतने कारीगर हैं ही नहीं कि आप उन सभी चीजों को बना पाए जिन चीजों को मैं चाहता हूँ। जो बात सुनने के बाद वहाँ पर जो दोनों बाप बेटे होते हैं वो तो भाई यहाँ पर स्टन हो जाते हैं, मतलब कि इनको यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगा होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी भी कस्टमर ने इन दोनों बाप बेटों की इतनी बुरी बेइज्जती की होगी। और यहाँ पर सीईओ ने इन्हें ऐसा इसलिए बोला होता है क्योंकि वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो दोनों दांत हैं इन दोनों को एक ही में ज्वाइंट करके एक लंबी शॉर्ट बना दीजिए, जितनी लंबी हो सके मेरे लिए उतनी लंबी शॉर्ट चलेगी, बस आप एक इसकी लंबी शॉर्ट बनाइएगा। और इसी के साथ जो इसका माना एब्जॉर्प्शन का रेट होगा उसको भी जितना ज्यादा हो सके उतना इंक्रीज कर दीजिएगा। और यहाँ पर सीईओ इन दोनों को ये बता ही रहा होता है तभी वहाँ पर जो उन चाचा का लड़का होता है वो तो उसके ऊपर भड़क उठता है, क्योंकि यहाँ पर सीईओ ने उनके मुंह पे ही उनकी बेइज्जती की होती है। और इसलिए वो कहता है कि तू साले तुझे लगता क्या है कि हम सब उतने स्किल्ड नहीं है कि किसी भी आइटम को बना ना सके। और इसलिए वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि जो मेरे फादर हैं वो एक लो लेवल के क्राफ्टर हैं। और इसलिए वो कहता है कि अभी के टाइम पे जो उसके फादर हैं वो अगर कोई भी एकदम खराब से खराब वेपन बनाए लेकिन तभी जो उसका माना एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो थर्ड ग्रेड का होगा। और आई थिंक सो यहाँ पर किसी वेपन का जितना हाई ग्रेड माना कंजप्शन रेट होगा वो उतना ज्यादा इफिशियंट होगा और उसका जो पावर होगा वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। और इसलिए यहाँ पर जब सीईओ उस चाचा के लड़की की बात सुनता है तब वो यहाँ पर साइड से एक शॉट निकालता है और कहता है कि इस शॉट को देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो शॉट है ये ग्रेड 5 की है। और इसीलिए सीईओ उससे अपने एक हाथ से भाई पापड़ की जैसे तोड़ देता है उन दोनों बाप बेटों के सामने ही। और ये चीज देखने के बाद तो भाई उन दोनों बाप बेटों को विश्वास ही नहीं होता है कि यहाँ पे ये साला ग्रेड 5 का शॉट था और इसने इसको पापड़ कैसे तोड़ दिया, मतलब कि गजब भाई, ऐसा ही स्ट्रेंथ चाहिए। और इसलिए सीईओ ये ग्रेड 5 का शॉट तोड़ने के बाद कहता है कि अगर तुम मेरे दिए गए आइटम से कोई ऐसा ही कचड़ा बनाने वाले हो तो मैं तुमसे भी से अभी यही कहूंगा कि तुम से भी रुक जाओ। एंड इसी के साथ हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और आई थिंक सो यहाँ पर जो सीईओ और उन दोनों बाप बेटों का डील था वो यहाँ पर डन हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर अब सीईओ आ चुका होता है जंगल के अंदर, जहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका कि सिंगल आइज होता है एंड का नाम ही दे दिया होता है। ये हिमदानो है कि या फिर क्या है भाई, वन आई मॉन्स्टर है ये तो। और यहाँ पर ये काफी दी आवाज कर रहा होता है, तो इसलिए जब सीईओ को इसकी आवाज सुनाई देती है तब वो भी कहता है कि अरे यार ये कितना हल्ला कर रहा है भाई। और उससे सीईओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे इसके गले को ही तोड़ना चाहिए, उसके बाद से ये शांत हो जाएगा। एंड ये कहने के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि वो जो मॉन्स्टर होता है एक आंख वाला वो सीईओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसका साइज होता है वो भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, वो यहाँ पर सीईओ को मार ही नहीं पा रहा होता है। और क्योंकि जो सीईओ का साइज होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन के साइज के बराबर होता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर से काफी आसानी से फाइट कर पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सीईओ के पास स्पीड का एडवांटेज होता है, इसीलिए वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर से काफी आसानी से जीत जाता है। और यहाँ पर जब सीईओ इस मॉन्स्टर को मार देता है तब वो यहाँ पर अपने माना शॉट को देखते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, अगर मैंने यहाँ पर अपने माना शॉट से ज्यादा लंबे समय तक फाइट करने की कोशिश की तो ये तनिक भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे जो मेरा माना कंजप्शन रेट होगा वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा, जिससे कि जो मेरा माना होगा वो कुछ ही देर के अंदर खत्म हो सकता है। इसलिए सीईओ यहाँ पर पता नहीं क्यों एक जार को निकाल लेता है और उसके बाद से वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ब्लड को उस जार के अंदर भर देता है, और उसके बाद से वो जो जार होता है जिसके अंदर उस मॉन्स्टर का ब्लड है वो उसी बाप बेटे के पास लेकर चला जाता है, जहाँ पर जब उस कारीगर का बेटा उस ब्लड को देखता है तब वो भी सीईओ से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, जो सीईओ बताता है कि इसके बारे में अपने पापा को बता देना कि तुम्हारा बाप इस चीज से वो जो रेड ब्लैक फैंग या फिर किलर वाइपर फैंग जो भी बोल सकते हैं, बस सांप का दांत था, इतना आप सबको समझ आ रहा है। तो हाँ वो कहता है कि अपने पापा को ये बता देना कि वो इस लिक्विड से मतलब कि इस ब्लड से उन दोनों दांत के सांपों को जोड़ सकते हैं। और ये बताने के साथ ही सीईओ वहां पर जाने लगता है
तो यहाँ पर सीईओ की बात सुनने के बाद वहाँ पर जो बेटा होता है, कारीगर का बेटा, वो यहाँ पर सीईओ के ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे पूछने लगता है कि मुझे बताकर जाओ कि आखिर इसके अंदर क्या चीज है, क्या इसके अंदर कोई खतरनाक चीज है। लेकिन सीईओ उसको घंटा कुछ नहीं बताता है और इसलिए वो कहता है कि मैंने यहाँ पर जो भी बेसिक चीज थे उन सभी को प्रिपेयर कर दिया है। और उससे सीईओ कहता है कि अब यहाँ पर बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वो बताता है कि अब उसको जो उस स्वॉर्ड का मानक कंजम्पशन रेट है उसको बढ़ाने के लिए कोई और चीज चाहिए होगी, और वो क्या चीज है वो तो हमें नहीं बताया जाता। लेकिन सीईओ बताता है कि वो जो चीज है वो इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही जगह निकलती है, और वो जगह क्या है ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि इसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। और यहाँ पर CO2 उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उन सभी को अब ब्राजील के लिए निकलना है। एंड यहाँ पर ये पैनल तो एक बार देखो भाई, गजब। आई मीन लाइक सीरियसली, यू नो व्हाट आई मीन। एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी बीच को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियोन और उसकी फ्रेंड आराम से एंजॉय कर रही होती हैं। तभी जियोन कहती है कि जो हीरो टावर है उसने हम सभी को ब्राजील भेजने का तय कर लिया है। जो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, ऐसा लगता है कि जो ब्राजील की सरकार है और जो हमारी सरकार है उन्होंने हाथ मिला लिया है। इसी वजह से हम सबको वहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि वहाँ जितना हो सके उतना अदर रिफ जोन को कम किया जा सके। और इसलिए जियोन की फ्रेंड कहती है कि भले ही जो ब्राजील के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ही एग्रेसिवली अटैक करते हैं, लेकिन जो उनका माइनर ड्रॉप होता है वो भी काफी ही अच्छा खासा होता है। और इसलिए वो बताती है कि यही कारण है जिस वजह से हमारे हीरो टावर ने हम सबको वहाँ पर भेजने का तय किया है ताकि हम सब वहाँ पर जाकर माइनर स्टोर्स को कलेक्ट करें एंड उससे रोकड़ा बनाए। और इसलिए जियोन की फ्रेंड जियोन से भी कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो और उसी के साथ तुम उस आदमी को भी अपने साथ ही लेकर आना। जो सुन जियोन को तो काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर उसकी फ्रेंड अचानक से सीईओ की बात क्यों करने लगी। और तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि जो वो बंदा है, मतलब कि सीईओ डोजुन है, वो कोरिया का 8वां S रैंक है। जिस पर जियोन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये जो रूमर है वो सही है या फिर फेक है। जो सुन जियोन की फ्रेंड कहती है कि हाँ तुम श्योर नहीं हो। और इसलिए वो कहती है कि रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे और सीईओ डोजुन के बीच में एक काफी ही अच्छा स्पेशल रिलेशनशिप बन चुका है। जो सुन जियोन कहती है कि हाँ हमारे बारे में ऐसी रूमर्स फैल रही हैं, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। जो सुन जो जियोन की फ्रेंड होती है वो तो उसी को पकड़कर वहीं पर क्या करने लगती है मुझे पता नहीं है सीरियसली। और वो यहाँ पर यही कर रही थी कि कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, इन दोनों को पता ही नहीं है। मतलब कि वही टिपिकल लड़कियों की क्यूट वाली स्टेप्स जो कि लड़कों को समझ नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज करने की वजह से जियोन उसके साथ ब्राजील जाने को मान तो जाती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड से ये भी कहती है कि मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि जो सीईओ डोजुन है वो हमारे साथ वहाँ पर आएगा या फिर नहीं आएगा। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें उसी चाचा को दिखाया जाता है जो कि सीईओ डोजुन के लिए तलवार बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ब्लड को देखने के बाद काफी हैरान होते हैं। और इसलिए वो सीईओ से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने इसे कैसे खोजा और इसे कैसे यहाँ पर लाए, क्योंकि वो बताते हैं कि मुझे भी ये पता है कि ये जो चीज है ये नॉन मेटालिक चीजों को जोड़ने के लिए एकदम ही परफेक्ट इंग्रेडिएंट है या फिर बोले मटेरियल है। और इसलिए वो चाचा सीईओ से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि जो साइलोप मॉन्स्टर्स का ब्लड होता है उसको अगर हम सब चाहें तो ग्लू के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर सीईओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस चाचा की बातों को एकदम ही ध्यान से सुन रहा होता है, मतलब कि मजे से सुन रहा होता है कि यहाँ पर बड़ाई हो रही है साले की, तो मजे से ही सुनेगा। तो हाँ, यहाँ पर जब ये चाचा इस चीज को पा जाते हैं तब वो सीईओ से कहते हैं कि चलो, क्योंकि अब ये चीज मुझे मिल चुकी है तो अब मैं जितनी लंबी शॉर्ट हो सके उतनी लंबी शॉर्ट बनाने की ट्राई करूंगा, जिसकी की लंबाई लगभग 180 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जो सुनसियो कहता है कि इस शॉर्ट को ऐसा बनाइएगा कि मैं इसको 2 हाथों से और उसी के साथ 1 हाथों से मतलब कि कैसे भी इस्तेमाल कर सकूं। और सीईओ भी कहता है कि अगर आप इसका वजन चाहे 5 किलो भी रख सकते हैं तब भी ये चलेगा। और यहाँ पर सीईओ ये सभी चीजें काफी ही पोलाइट होकर विनम्रता से बोल रहा होता है। तो इसीलिए जब वो चाचा सीईओ को ऐसी बात करते हुए देखते हैं, मतलब कि इतना पोलाइट हुआ देखते हैं, तब वो भी सोचते हैं कि क्या ये ऐसे पहले से ही था। मुझे तो लग रहा था कि ये कोई ठग है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको बेसिक मैनर्स भी आते हैं। लेकिन तभी उस चाचा को समझ आ जाता है कि सीईओ उनसे इतने मैनर में इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको यहाँ पर डिसिप्लिन से नहीं रहना है, मतलब कि मैनर्स में नहीं रहना है, बल्कि उसको यहाँ पर उसका वेपन प्यारा है, इसीलिए वो यहाँ पर इतना आराम से बात कर रहा है। और इसलिए यहाँ पर सीईओ की बात सुनने के बाद वो चाचा भी कहते हैं कि
5 किलो? क्या तुम इसे अपने एक हाथ से उठा पाओगे? और उसके लोग कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं इसको 2 हाथों के लिए बना सकता हूँ। लेकिन सीओ कहता है कि अरे ना, रहने दीजिए, इसे 5 किलो का ही बनाइए, मैं एक हाथ से उठा लूंगा। और से सीओ पूछता है कि आखिर इसको बनने में कितना टाइम लग सकता है, जिस पर चाचा बताते हैं कि लगभग 1 महीने। जो सुन सीओ सोचता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो लगभग ग्रेड 7 की स्वॉर्ड बनेगी, लेकिन क्या एक ग्रेड 7 की स्वॉर्ड मेरे पावर्स को झेल पाएगी? और उससे सीओ को होता है कि जैसा कि मैंने सोचा, मुझे उस चीज को इसके अंदर लगाना ही होगा। और वो क्या चीज है, वेल वो तो हमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर सीओ उसी चीज को लेने के लिए निकल जाता है। और जब यहाँ पर वो चाचा सीओ को देखते हैं तब वो भी उससे कहते हैं कि जब तुम उस मटेरियल को मेरे पास ले आओगे तो उसके बाद से जो इस स्वॉर्ड का माना एब्जॉर्प्शन होगा, मैं उसको और भी बढ़ा सकता हूँ। और इसलिए वो चाचा यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि क्या सच में ये जो बंदा है जिसको कि मैं ठग समझ रहा था, ये उस चीज को कभी ला भी पाएगा? एंड रियली मुझे नहीं पता है कि आखिर वो चीज क्या है जिसके लिए इतना सस्पेंस बनाया जा रहा है। मतलब कि अगले चैप्टर से ये सस्पेंस बन रहा है, जिसके बाद तब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब हमें सीओ को दिखाया जाता है, जो कि भाई साहब यहाँ पर अपने खतरनाक से लग्जरी गाड़ी में आता है। एंड उसके सामने कौन होता है, वो होती है जियोन, जिसे देखने के बाद सीओ भी उसे शुक्रिया बोलता है, क्योंकि जियोन की वजह से सीओ को उसका एस रैंक आईडी कार्ड मिला है। और जब यहाँ पर जियोन सीओ को गाड़ी के साथ देखती है तब वो उससे कहती है कि ये तो काफी शानदार है। और इसलिए यहाँ पर जियोन को लग रहा होता है कि सीओ ये गाड़ी उसे यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए लाया है। रियलिटी में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, वो बस ऐसे ही एजम्पशन कर रही है कि सीओ उसके लिए गिफ्ट लाया है, क्योंकि उसकी वजह से उसको एस रैंक का आईडी कार्ड मिला। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। और जब यहाँ पर जियोन सीओ के पास गाड़ी को देखती है तब वो भी समझ जाती है कि लाइक सीओ को जरूर पैसे मिले होंगे, इसीलिए उसके पास गाड़ी है। इसलिए वो सीओ से कहती है कि क्या यहाँ पर हीरो टावर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से वो तुम्हारे ऊपर इतना फेवर कर रहे हैं। जो सुन जियोन कहता है कि हाँ, कुछ ऐसे समझ लो, क्योंकि वो सभी अभी के टाइम पे मेरी आइडेंटिटी को रिवील करने वाले हैं। एंड इसीलिए मैंने उनसे भी कहा कि अगर तुम सभी ऐसा चाहते हो तो तुम सभी को उसके लिए जो प्राइस होगा उसे पे करना होगा। मतलब कि भाई इसने अपने आइडेंटिटी को दिखाने के लिए ही पैसे ले लिए। भाई ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए पैसे दें। तो उसके बाद से वो सभी वहाँ पर कुछ बातें करते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद से सीओ यहाँ पर गेट में बैठ जाता है। एंड उसके बाद से जो पैनल दिखाया जाता है हमें उस समझ नहीं आता है कि यहाँ पर जियोन को क्या हुआ। भाई क्या उसको यहाँ पर ये लग रहा था कि जियोन उसके लिए यहाँ पर गेट खोलेगा? क्या ही इसकी सोच है भाई, एडवांस से सोच रही है, कुछ चाहते ही एडवांस। तो हाँ, उसके बाद से इस बेचारी को खुद गेट खोल के गाड़ी में बैठना पड़ता है। और जब जियोन गाड़ी में बैठती है तब वो सीओ को बताती है कि अभी के टाइम पे जो हीरो टावर है उसके अंदर अभी काफी भगदड़ मची हुई है, क्योंकि जो ब्राजील का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो अभी कोलैप्स हो चुका है, मतलब कि वो टूट चुका है। एंड उसके अंदर से जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी पूरा दुनिया के अंदर फैल रहे हैं। और उससे वो कहती है कि जब ये पूरा केओस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से हम सब चेयरमैन से आगे की बात कर सकते हैं। ब्राजील का नाम सुन के सीओ कहता है कि ब्राजील, जिस पर जियोन कहती है कि हाँ ब्राजील। और इसलिए वो कहती है कि हीरो टावर में ये बात किया जा रहा है कि जो ब्राजील का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसे अब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और इसलिए वो सभी हम सबको भेज रहे हैं। जो सिंशियो कहता है कि तुम भी जा रही हो, जिस पर जियोन कहती है कि हाँ, उससे क्या हुआ? जो सिंशियो बकलोल आदमी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, क्यों ना हम सब साथ में चले। आई मीन भाई हाँ, पता है कि तू दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन ठीक है, इसको कुछ पता नहीं होगा कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं जब ऐसी चीजें होती हैं। तो हाँ, जब ये बात जियोन सुनती है तब तो भाई पूरा लाल हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जियोन होती है वो तो भाई यहाँ पर काफी प्लस कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो सीओ की स्टेप मदर होती है वो भी यहाँ पर लाल हो चुकी होती है, बट वो यहाँ पर प्लस नहीं कर रही होती है, बल्कि वो भाई काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है। और वो यहाँ पर इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? वेल, हमें उसके सामने यंग प्रो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एकदम डेविल के से हंस रहा होता है, क्योंकि अब इसको सीओ को मारने के लिए और भी अधिक पैसे चाहिए होते हैं। और इसी वजह से होंग जीजू को इतना अधिक टेंशन हो रहा होता है। और होंग जीजू को इतना सोचते हुए देखकर यंग प्रो कहता है कि होंग जीजू, तुमने पहले ही काफी सारा पैसा दे दिया है, तो अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और पैसा दे देना चाहिए। जो सुन होंग जीजू कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही 30 बिलियन वॉन दे दिए हैं, लाइक 300 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन साला तू फिर भी काम नहीं कर रहा है एंड और पैसे मांग
मांग रहा है यार, क्या खराब आदमी है भाई तू। इसीलिए होंग जीजू कहती है कि मुझे शुरुआत से ही तुम्हारे ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए था। और इसकी बात सुनने के बाद कैंग यंग प्रो भी कहता है कि फूफू, ये चूतिया क्या बोल रहा है भाई, फूफू मतलब क्या होता है, आई डोंट नो। और आई थिंक सो ये हंस रहा है। तो हाँ, इसीलिए वो कहता है कि मेरे अलावा ऐसा कौन है जो कि इस काम को कर सकता है। जो सुन होंग जीजू कहती है कि इस दुनिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम से पैसा भरपेट खिला दें तो वो कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो सुन कैंग यंग प्रो कहता है कि अबे चल वे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबका जो इंटेल है, आई मीन लाइक जो तुम सबका इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला डिपार्टमेंट है, वो एकदम ही आउटडेटेड हो चुका है। क्योंकि कैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम सभी को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इसीलिए वो कहता है कि तुम जिस सीओ डोजुन को मारने की कोशिश कर रही हो, वो सीओ डोजुन कोई न्यूबी नहीं है, बल्कि वो कोरिया का 8वां एस रैंक हीरो है। जो सुनने के बाद तो अब यहाँ पर होंग जीजू की हालत एकदम ही खराब हो जाती है। यू नो कि ये कैसी औरत है। एंड इसलिए जब ये बात ये सुनती है तब वो कहती है कि हाँ, वो साला गरीब वो कैसे एस रैंक का हीरो बन गया? क्या यहाँ पर तू मुझे झूठ बोल रहा है ताकि तुम मुझसे और पैसे मांग सके एंड मेरा स्कैम कर सके? जो सुन के कहता है कि अच्छा, तो तुम उस पर विश्वास नहीं करना चाहती हो। तो इसलिए कैंग यंग प्रो को होता है कि ये वही खबर है जिसको कि मैंने पैसे से खरीदा है। एंड अगर तुम इस पे विश्वास नहीं करती हो तो बस थोड़ा सा और इंतजार करो, उसके बाद से सीओ डोजुन खुद पब्लिकली बाहर आके तुम्हारे बारे में सभी चीजों को बता देगा। और अगर सीओ डोजुन ने एक बार ऐसे कर दिया तो तुम्हें फ्यूचर में जाके काफी देर रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने मुझे उस दिन पैसे क्यों नहीं दिए। ये भाई होंग जीजू को ना एकदम मैनिपुलेट करके ना एकदम बढ़िया से चूस रहा है होंग जीजू को। आई मीन लाइक वो जानता है तो करेगा ही। और इसलिए जब होंग जीजू कैंग कैंगुरु की बात सुनती है तब वो कहती है कि अगर सच में सीओ डोजुन एक एस रैंक बन चुका है तो मैं अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए वो कैंग कैंगुरु से कहती है कि अब यहाँ पर पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस तुम एक बार सीओ डोजुन का काम तमाम कर दो। जैसन कैंग कैंगुरु हंसते हुए कहता है कि अरे यार, मनी तो अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन तुम्हें अब मेरे साथ एक बिजनेस पार्टनर बनना होगा एंड उसके बाद से हम सब ये काम कर सकते हैं। जो सुन सीओ डोजुन का देखिए, अच्छा ठीक है, जो भी तुम्हें सही लगे वो सब हो जाएगा, लेकिन पहले भाई उसे तू मार तो सही। और यहाँ पर ये दोनों ऐसे बात ही कर रहे होते हैं तभी कैंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जिस मैसेज को देखने के बाद कैंग यंग प्रो भी कहता है कि होंग जीजू, ऐसा लगता है कि जो सर्ग है वो तुम्हारे ऊपर काफी ही मेहरबान है। जो सुन होंग जीजू कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो सुन कैंग बताता है कि जिस चीज का हम सब इतने समय से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है, क्योंकि वो कहता है कि ऐसा लगता है कि सीओ डोजुन को मारने के लिए मेरे पास एक एकदम ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ चुका है जिसके अंदर मैं सीओ डोजुन को कंप्लीटली खत्म कर सकता हूँ। तो हाँ, उसके बाद सीन सभी का ऐसे ही बात खत्म हो जाता है एंड उसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक एरोप्लेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर कोरिया के काफी सारे एस रैंक हीरोज होते हैं, जिनमें से कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनके बारे में हम सबको पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया होता है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ये चिड़िया मारने वाला हीरो एंड आई डोंट नो कि ये सभी प्लेन में स्ट्रीम कैसे कर पा रहे हैं। एंड जो भी लोग होते हैं लाइक व्यूवर्स होते हैं इनके इनके स्ट्रीम पे कमेंट कर रहे होते हैं एंड इन सभी के कमेंट्स मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तुम सब इससे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो कि आखिर ये कैसे कमेंट्स हैं। अगर कमेंट पढ़ूंगा तो ये काफी ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए अभी के लिए मैक्सिमम कमेंट्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन हम सब यहाँ पर एक हीरो के कमेंट को नहीं छोड़ेंगे जो कि है सीओ का कमेंट। सीओ तो भाई यहाँ प्लेन में आराम से नूडल्स चाप रहा होता है और यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स उसे देख रहे होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि अबे ये कौन है भाई, ये सीओ डोजुन साला हीरो है, ये तो यहाँ पर चाप रहा है खाली। लाइक ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ये सभी पागल पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तुम सभी पढ़ लेना, मैं इसको भी नहीं पढ़ूंगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पर ये सभी जितने भी हीरोज हैं ये सभी एक ही साथ जा रहे हैं ब्राजील, ताकि ब्राजील के अंदर जो स्ट्रॉन्गहोल्ड टूटा हुआ है और उसके अंदर से जितने भी मॉन्स्टर्स कंट्री में फैल चुके हैं ये सभी उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दें। और शुरुआत होती है जहाँ पर कि हमें ब्राजील के साओ पुआलो शहर को दिखाया जाता है। ये कैसा नाम है बे, जहाँ पर हम सबको ब्राजील के हीरो टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर दो ऑफिसर्स बैठे होते हैं एंड तभी एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बताता है कि जो कोरिया का टास्क फोर्स है, मतलब कि एस रैंक हीरोज हैं, वो सभी हमारे एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। जो सुनने के बाद
जो सामने वाला बंदा होता है वो तो भाई काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इन सभी के पहले फटी हुई होती है कि आखिर ये सभी क्या करें, क्योंकि इन सभी के शहर में जो रिफ्ट जोन था वो टूट चुका होता है। इसलिए वो कहता भी है कि आज मुझे पता चला कि आखिर सभी कंट्रीज कोरिया को फास्टेस्ट कंट्री क्यों कहते हैं। ये जो क्रिएटर है ना भाई, मुझे लग रहा है कि कोरिया का है साड़ा, तभी तो बस कोरिया 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 पे भाई रेसिज्म जानते हो ना। चलो क्या बोले। तो हाँ, यहाँ पर उस ऑफिसर की बात सुनने के बाद जो पहला एग्जीक्यूटिव होता है वो कहता है कि हम सबको ये भी इंटेल मिला है, मतलब कि खबर मिला है कि जो कोरिया के कुछ हंटर्स हैं वो सभी जब एयरपोर्ट पे लैंड हुए तभी से वो सभी अपना काम करने के लिए चले गए, मतलब कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चले गए। इसीलिए वो भी कहता है कि हाँ ये बात तो सही है कि जो कोरिया के हंटर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में रहते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात पे चिंता हो रही है कि जो हमारा सिगरेट है वो सभी के सामने ना आ जाए। और वो चीज क्या है वो उसको हमने कुछ एपिसोड पहले देखा हुआ है। तो हाँ, यही बात सुनने के बाद जो दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है तब वो कहता है कि इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम सब इटर्नली, मतलब कि हमेशा के लिए छिपा सकें। वो कभी न कभी किसी न किसी के सामने बाहर आ ही जाएगी। तो इसलिए हम सब यहाँ पर जो भी कर सकते हैं उन सभी को छिपाने के लिए हम सबको बस वही करना चाहिए, एंड उसके बाद जो होता है वो हम सबको होने देना चाहिए। और जिस पर जो पहला एग्जीक्यूटिव होता है वो भी समझ जाता है कि अब उन सबको क्या करना है। इसके बाद से जो दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है जो कि यहाँ पर पहले एग्जीक्यूटिव को ज्ञान दे रहा होता है वो बताता है कि जो ब्राजील का नेशनल ट्रेजर लेवल हीरो था मोराइस, वो एक डंजन के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड बीइंग के द्वारा मारा गया। एंड भाई यहाँ पर ये जो बॉडी है इसको तो ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा ब्लड वगैरह चूस लिया है इसने। तो इसने चूसा है, ये वही मॉन्स्टर है जो कि उस रिफ्ट जोन के अंदर से बाहर आया था। और उसी के बारे में वो एग्जीक्यूटिव बताता है कि वो जो क्रिएचर था वो ना ही कोई मॉन्स्टर था एंड ना ही कोई ह्यूमन था, वो कुछ अलग ही था। और उसने वो बताता है कि हमने ब्लैक बॉक्स के अंदर जिस क्रिएचर को देखा था वो क्रिएचर एकदम ही ब्लरी था। और अगर तुम सभी को ब्लैक बॉक्स के बारे में पता नहीं होगा तो वो एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो उसका एटमॉस्फेयर होता है उसका हर चीज का खबर होता है, लाइक ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए नीडेड होता है। तुम सभी ने अभी ये प्लेन हादसा हुआ होगा उसमें भी सुना ही होगा ब्लैक बॉक्स के बारे में। सो या ये वही चीज है। और इसलिए जो दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर सेंटर ट्रेजर के पास ऐसी क्या चीज है जिसने कि हमारे नेशनल ट्रेजर हीरो को मार दिया। कुछ ज्यादा ही लंबा टाइटल मिल गया है उसको तो भाई। तो हाँ, उसके बाद से हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें अब यहाँ पर कोरिया के हीरोज को दिखाया जाता है। इसके सामने एक बंदा होता है जो कि उन सभी को लेक्चर दे रहा होता है, मतलब कि प्लानिंग बता रहा होता है कि आखिर उन सभी को पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। और यहाँ पर जो जियोन होती है वो यहाँ पर टाइटर के सीईओ से पूछ रही होती है कि अबे साढ़े तू कहाँ है, अभी हम सबको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले मिलना चालू हो गया है एंड तू अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। जो सुनजियो बताता है कि वो अभी प्लेन में है। जो सुनजियोन कहती है कि प्लेन, लेकिन हम सब तो पहले ही यहाँ पर प्लेन से आ चुके हैं, तो अब तुम यहाँ पर प्लेन में कैसे चले गए। और वो ये बोली रही होती है तभी उसे यहाँ पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि हम सबका जो डेस्टिनेशन था वो अब कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए बात सुनने के बाद जियोन से उसे पूछती है कि डेस्टिनेशन, अबे तू कहाँ जा रहा है ये पहले बता। जो सुनजियो बताता है कि वो जा रहा है सेंटेरम, एंड सेंटेरम वही लोकेशन है जिसके बारे में जो दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है वो बात कर रहा होता है कि वहां पर कोई एक अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर है जिसने कि उसके नेशनल ट्रेजर लेवल हीरो को मार दिया। तो इसीलिए जब जियोन भी सेंटेरम का नाम सुनती है तब वो भी कहती है कि वो जो एकदम ही डेंजरस रिफ्ट जोन है साढ़े तो उसके अंदर अकेले चला गया। गधा व्यक्ति आदमी, क्या बोला जाए इसको बेसाड़ा। हाँ लेकिन वही है, इसके पास पावर है तो जा ही सकता है। जब इसका उसके साथ आमना सामना होगा ना तब इसकी फटेगी, देखना मैं बोल रहा हूँ फटेगी, बहुत बुरी वाली इसकी फटेगी, क्योंकि हर जगह ही अकेले घुस रहा है साड़ा। तो हाँ, उसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है एंड यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव उन सभी को प्लान बता रहा होता है एंड यहाँ पर ये कुछ खास तो नहीं बताता है, लेकिन इससे हम सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर सबसे पहले जो कोरिया के एस रैंक हीरोज रहेंगे वो 2 दिनों तक इधर उधर भटकेंगे, मतलब कि लोकेशन वगैरह खोजेंगे या फिर कोई और चीज करेंगे। एंड उसके बाद से 2 दिनों बाद उन सभी को उनके मेन रिफ्ट जोन में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जिसके बाद से वो सभी अपने मॉन्स्टर्स को मारने का काम कर सकते हैं। जिसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर टैक्सी से कहीं जा रही होती है, प्रोबेबली सीईओ के पास जा रही होती है। एंड इससे पहले कि वो यहाँ पर अपना गेट बंद करे यहाँ पर आ जाता है कैंग यंग प्रो एंड इसने भाई यहाँ पर गेट को ही रोक दिया होता है। ऐसा लग रहा है कि ये कपल्स है भाई, वो इसे रुक रहा है साड़ा गधा। एंड यहाँ पर इसने जैसा गेट रोका होता है भाई, इधर तक ऐसा कोई रोक देता है तो उसके ऊपर तो भाई चप्पल ही पड़ जाएगा, ओ सॉरी सैंडल, क्योंकि शहर में तो आई थिंक सो चप्पल कम ही लोग पहनते होंगे। तो हाँ, यहाँ पर कैंग यंग प्रो जियोन से
पूछता है कि जो हम सबका शेड्यूल है वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो अभी तुम यहाँ पर कहाँ जा रही हो। जो सुन जियोन कहती है कि बस मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं कहीं जा रही हूँ। ये कौन है बे साड़ा, ये क्या, इसको क्या जानने की जरूरत है कि ये कहाँ जा रही है, क्या बोला जाए बे, कोरिया है ना भाई, कोरिया में सही से चलता होगा। तो यहाँ पर जियोन के बात सुनने के बाद कैंग यंग प्रो कहता है कि बता दे, मैं जो पूछ रहा हूँ चुपचाप बता दे उसके पास से, वरना अगर नहीं बताए तो बहुत बुरा होगा। तो हाँ, यह बात सुनने के बाद जियोन उसे बता देती है कि वो जा रही है सेंटरम। एंड ये कहने के साथ ही जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी साड़ा लेकर गाड़ी भाग जाता है भाई। अच्छा, कैंग यंग प्रो भाई वहां पर बेचारा ऐसा लग रहा है कि सैड एलोन बॉय जिसे, ये देखो भाई ये कैंग यंग प्रो है, ये सैड एलोन बॉय है एंड इसकी जीएफ यहाँ से निकल गई इसके सामने से, ऐसा लग रहा है। तो हाँ, यहाँ पर जब कैंग यंग प्रो सेंटेरम का नाम सुनता है तब वो कहता है कि सेंटेरम, ये तो वही जगह है जहाँ पर जो ब्राजील का हीरो टावर है उसने स्ट्रिक्टली जाने से हम सबको मना किया है। तो उसके बाद हम सबका यहाँ पर अब सीन चेंज होता है और हम सबको सेंटेरम का ड्रिफ्ट जोन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब जो जियोन का एंड उसके साथ सीओ का पूरा टीम होता है वो आ चुका होता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और तभी जियोन से उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो, तुम्हें हम सबको पहले बता देना चाहिए कि हम सब यहाँ पर क्या करने वाले हैं। जो सीओ कहता है कि जल्दी में जा रहा हूँ, 13:30 बजे से मैं यहाँ पर लेट हुआ हूँ, उसी वजह से हमको इतना जल्दी जाना पड़ रहा है। जो सुन जियोन यहाँ पर चिढ़ते हुए कहती है कि अबे पहले तुमने बता दिया होता कि हम सबको कहीं जाना है तो मैं पहले आ गई होती, तुम सबको इतना यहाँ पर इंतजार नहीं करना पड़ता। तो उसने जियोन कहती है कि चलो वो सभी बातें पुरानी हो चुकी हैं तो उन सभी को छोड़ो, अब तुम हम सबको बताओ कि आखिर हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुन सीओ कहता है कि ब्लू क्रो को, और ये बात सुनने के बाद जियोन पूछती है कि ब्लू क्रो को, व्हाट द हेल इज दिस, ज्यादा इंग्लिश हो गया, थोड़ा सा हिंदी बोलना पड़ेगा। ब्लू क्रो को, आखिर ये क्या बकवास चीज है। जो सुनसियो सुअर आदमी कहता है कि क्या मुझे इसके लिए और कोई रीजन चाहिए होगा, ये सारा समझा भी नहीं पा रहा है बे, हम सब मुझे भी नहीं समझ आया। ब्लू क्रो को बस ये कोई सी मॉन्स्टर का नाम है या फिर क्या कोई और चीज है, कुछ नहीं पता है, इसने बस बोल दिया कि ब्लू क्रो को बस, और इसके बाद ये बोल रहा है कि अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि इसने पूरा डिटेल उसको दे दिया है, पूरा इसका समरी दे दिया है। बैल आदमी क्या बोले भाई, अब जितना बुद्धि रहेगा उतना ही ना बात करेगा, क्या बोल सकते हैं। तो हाँ, ये बात सुनने के बाद जियोन कहती है कि अबे तुझे पता भी है कि मैं तुझसे 3 साल बड़ी हूँ, तो तुझे पता नहीं है कि आखिर अपने बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बात कर, जैसे कि मैं तुमसे बात करती हूँ फॉर्मली होकर। और यहाँ पर इन सभी की बातें सुनने के बाद हम सबको जियोन के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि लाइक यहाँ पर एनपीसी के जैसे बस चल रहे होते हैं, इन पे भाई कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, साइड कैरेक्टर्स है ना, क्या बोले अभी, लेकिन इन सभी को तो कुछ डायलॉग देना चाहिए था, क्या बोले अब, क्या ही बोल सकते हैं हम सब। तो उसके बाद से हम सबको यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सीओ और जियोन होते हैं वो सब तो लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उनकी जो टीम होती है वो सभी आराम से कहीं जाने लगते हैं। तो हाँ, उसके बाद से हम सबको सीओ की टीम के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या एक रिफ्ट जोन के अंदर ऐसे ही बिना किसी को बताए चार्ज कर देना ये सही है। जो सुंदर दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अरे तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सबको बचाने के लिए एस रैंक हीरो मिस जियोन तो है, अगर वो सब हमारी टीम में है तो हम सबको यहाँ पर डरने की क्या ही जरूरत है। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ बोल दूंगा तो बेचारे रेसी आ जाएंगे। तो हाँ, यहाँ पर वो जियोन के पुल बांधते हुए कहता है कि जो मिस जियोन है वो यहाँ पर हम सबको बचाने के लिए श्योरली कैपेबल है, और उसके साथ उनके जो आगे बंदा चल रहा है वो यहाँ पर आई थिंक सो एक न्यूबी है जिसको पता नहीं है कि आखिर एक न्यूबी को कहाँ चलना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर पागलों से आगे चलते हुए जा रहा है। और यहाँ पर जब सीओ की टीम का एक बंदा सुनता है कि उनका जो टीम मेंबर है वो सीओ के न्यूबी बोल रहा है तो वो यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि न्यूबी, तुम सबको सच में लगता है कि वो एक न्यूबी है। और उसने वो कहता है कि अगर तुम सभी को सच में ऐसा लगता है कि सीओ डोजुन एक न्यूबी है तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो एक टॉप टायर रैंक का न्यूबी है, जैसा न्यूबी तुम लोगों ने देखा नहीं होगा वो एक ऐसा न्यूबी है। ये आई थिंक सो वही बंदा है जो कि सीओ के साथ उस चिड़िया को मारने वाले रेड में गया था, तभी तो वो यहाँ पर ये सीओ के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कोई न्यूबी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर उस बंदे की बात सुनने के बाद वो जो पहले वाले बंदे होते हैं वो सभी पूछते हैं कि क्या सच में सीओ डोजुन इतना ज्यादा महान है या फिर बोले पावरफुल है। एंड वो सभी यहाँ पर आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। वही हमें सीओ और जियोन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी आपस में झगड़ा ही करते हुए आ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो जियोन होती है वो सीओ से पूछती है कि मिस्टर सीओ डोजुन प्लीज डोंट टेल मी कि तुम यहाँ पर इस रिफ्ट जोन के अंदर आए हो क्योंकि तुम इस पूरे रिफ्ट जोन को अकेले वाइप आउट करना चाहते हो। जो सुन सीओ कहता है कि वाइप आउट, ना 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 ना, तुम ज्यादा ही
एडवांस से सोच रही हो। मैं इसे वाइप आउट नहीं करने आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर मटेरियल कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए मुझसे जितना हो सके मैं उतना मटेरियल को कलेक्ट करूंगा। तो इसीलिए मैं इसे वाइप आउट क्यों करूंगा? वाइप आउट हो जाएगा तो ये मटेरियल्स कहाँ कलेक्ट कर पाएगा, इसीलिए ये सारा दिमाग लगा रहा है। तो यही बात सुनने के बाद सियोन को भी समझ आ जाता है कि ये यहाँ पर क्या करने वाला है। एंड इसीलिए भी यहाँ पर काफी शौक में होती है कि ये बंदा बस मटेरियल्स के लिए एक रिफ्ट जोन के अंदर चला आया, वो भी बिना किसी को बताए हुए। एंड वो सभी यहाँ पर ऐसे सोच रहे होते हैं, तभी उन सभी के ऊपर एक काफी ही खतरनाक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके हमें पंजों को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में काफी ही खतरनाक दिख रहे होते हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे इसके पंजों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई ड्रैगन का पंजा है। और यहाँ पर उस मॉन्स्टर ने जिस बंदे के ऊपर अटैक किया होता है, वो बंदा तो भाई अपने शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो घंटा उसे रोक पाता है। इतना फोर्स होता है उसको कि वो बंदा ही वहां पर उड़ जाता है। एंड उसके साथ जो पहले वहां पर बंदा होता है जो किसी का पुल बांध रहा होता है, वो भी यहाँ पे काफी टेंशन में आता है कि आखिर वो सभी अब क्या करें, क्योंकि वो सभी जब अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने जो मॉन्स्टर होता है वो दिखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा होता है। एंड इसलिए वो सभी कहते हैं कि जो मॉन्स्टर्स हम सबको फोटो में दिखाए गए थे, ये मॉन्स्टर तो उन सभी से कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि ये सभी फोटो में जब देख रहे थे तो ये सभी उतना खतरनाक नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब ये सभी इन मॉन्स्टर्स को रियलिटी में देख रहे हैं तो ये तो भाई कुछ ज्यादा ही यहाँ पर ऐसा लग रहा है बॉडी बिल्डिंग बना के आए हैं भाई। ऐसा लग रहा है कि ये सभी जिम करके आए हैं, पूरा एकदम फुला फुला शरीर दिख रहा है इन सभी का। एंड ये मॉन्स्टर्स अकेले नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर हम सबको बस तो ही दिखाए गए हैं, लेकिन आई थिंक सो यहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स होंगे। तो हाँ, यहाँ पर जब सीओ की टीम के कुछ मेंबर्स इन सभी मॉन्स्टर्स को देखते हैं तो वो सभी कहते हैं कि भाई ये मॉन्स्टर्स कुछ दिखने में ज्यादा ही खतरनाक नहीं दिख रहे हैं। एंड वो सभी ये सोच रहे होते हैं, तभी सीओ उन सभी से कहता है कि हट जाओ, हमारे सामने से हट जाओ, हट जाओ, ना हट जाओ, तुम लोग साड़ो फाड़ दूंगा तुम लोग की हटे नहीं तो। क्योंकि अब यहाँ पर सीओ ने निकाल लिया होता है अपने एक काफी लंबे शॉट को, जो कि मीडियम साइज का तो नहीं है, काफी ज्यादा ही लॉन्ग शॉट है, जिसको कि उस चाचा ने दिया होता है, क्योंकि सीओ के पास अभी करंटली कोई भी वेपन नहीं होता है, तो इसलिए वो अपने वेपन के लिए वो चीज नहीं ला सकता है जिससे कि वो अपने वेपन का जो माना एब्जॉर्प्शन रेट है उसको और ज्यादा बढ़ा दे। और उसके लिए सीओ को चाहिए होता है ब्लू क्रैको का माना हर्ट, एंड उसको पाने के लिए सीओ तो उससे अकेले फाइट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो चाचा भाई उसको अपना वेपन दे देता है ताकि वो उस मॉन्स्टर से फाइट करके उसके माना हर्ट को यहाँ पर ला सके। तो हाँ, अब यहाँ पर ये सही बातें याद करने के बाद सीओ अब यहाँ पर चार्ज लेता है, एंड उसी के साथ एक स्प्रिंट में ही इन ब्लू क्रैको को एक स्ट्राइक में एक ब्लू क्रैको खत्म। और जब यहाँ पर उसके टीम का वो मेंबर जो कि सीओ का पुल बांध रहा होता है, वो जब यहाँ पर सीओ कैसे फाइट करते हुए देखता है, तब वो कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर ठीक ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर जो दूसरे बंदे होते हैं जो कि यहाँ पर जियोन के पुल बांध रहे होते हैं, वो सभी जब सीओ का यहाँ पर इतना खतरनाक फाइटिंग स्टाइल देखते हैं, तब वो सभी भी कहते हैं कि डैम, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एंड हमें यहाँ पर को दिखाया जाता है जिसने कि एक स्ट्राइक के अंदर ही उन ब्लू क्रैको का भाई ब्लू निकाल दिया होता है, आई मीन लाइक बुट्टी बुट्टी कर दिया होता है। एंड उसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, जहाँ पर कि अब हमें सीओ और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कैंपिंग कर रहे होते हैं एंड खाना वगैरह खा रहे होते हैं, लाइक आराम कर रहे होते हैं। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा गला है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, खसखस की आवाज आ रही होगी। सो यार थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो में दिक्कत आएगा, बट मैनेज कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटा एपिसोड है, लंबा एपिसोड भी 2 दिन के अंदर आ जाएगा। सो एंजॉय। और वहीं जो उनके टीम के कुछ मेंबर्स होते हैं वो सभी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई साहब उसने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उन ब्लू क्रैको की फाड़ के रख दी। वो सब यही बात कर रहे होते हैं कि सीओ डोजून इतना ताकतवर है कि उसने बिना थोड़ा सा भी मेहनत लगाए हुए ब्लू क्रैको को बीच से ही आधा आधा बांट दिया। और इसलिए वो जो बंदा रहता है जो कि पहले सीओ की बड़ाई कर रहा होता है, वो अपने दूसरे टीममेट से कहता है कि ठीक ऐसे ही जो मिस्टर सीओ डोजून है उन्होंने कोकास्टियन को भी मारा था। कोकास्टियन मींस वही वो जो चिड़िया थी पहले की कुछ एपिसोड पहले थी, तो सीओ ने भी उसको वैसे ही मारा था, बीच से आधा फाड़ दिया था एक ही अटैक के अंदर। तो हाँ, यही बात सुनने के बाद जो उसके दूसरे टीममेट्स होते हैं वो सभी काफी हैरान होते हैं कि भाई हमारे टीम के अंदर कोई इतना भी ज्यादा ताकतवर है एंड हम सबको ये पता ही नहीं है। इसीलिए वो सभी कहते हैं कि ये सभी बातें जानने के बाद हम सबको ये पता चल
चुका है कि सीओ डोजुन इज नॉट एन ऑर्डिनरी हीरो, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो सब यहाँ पर सीओ के बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं। वहीं हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मीट पका रहा होता है, बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये चिकन है, फिश है या फिर कुछ और है। ये उनमें से तो कुछ ना है क्योंकि ये नीला नीला कुछ मीट होता है। और तभी जो वहां पर जियोन आती है जो सीओ से पूछती है कि क्या तुमने ब्लू क्रेको के हर्ट को रख लिया। जो सुन सीओ वहां पर कुछ कंटेनर्स को दिखाता है और कहता है कि हाँ मैंने उन सभी को सेटल कर दिया है। जो सुनने के बाद जियोन अपने मन में सोचती है कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि आखिर सीओ उस ब्लू क्रेको के माना हर्ट को किस चीज के अंदर इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन तभी जियोन के भी नजर सीओ जिस मीट को पका रहा होता है उस पर जाती है और वो भी इस मीट को देख कहती है कि ये जो मीट है ये तो कोई भी चिकन वगैरह नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो सीओ से पूछती है कि आखिर ये कौन सा मीट है। इस पर सीओ बताता है कि ये है ब्लू क्रेको का मीट एंड हम सब इसको खा सकते हैं। और इसलिए सीओ जियोन से भी पूछता है कि क्या तुम भी इसे खाओगी। जो सुनने के बाद तो भाई जियोन पागल हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि मॉन्स्टर का मीट पका के खा रहे हो। अरे यार मुझके पास काफी अधिक खाना है, तुम उसको खा लो, इसको खाने की क्या ही जरूरत है। जो सीओ कहता है कि अब एक खाना नहीं है तो मत खाओ, लेकिन ऐसे उल्टा ही तुम मत बोलो। और ये कहने के साथ ही उसने जिस मीट को पकाया होता है ब्लू क्रैकर को मीट को, वो वहां पर उसे खा लेता है एंड काफी ज्यादा ही उसे अच्छा लगता है, लाइक चबा चबा के खा रहा होता है। और जब जियोन के फ्रेंड भी यहाँ पर सीओ को ब्लू क्रैकर को मीट को खाते हुए देखती है तब वो भी काफी हैरान होती है और इसीलिए वो भी अपने मन में सोच रही होती है ये उस मॉन्स्टर के मीट को खा रहा है, क्या इसे यहाँ पर और कुछ नहीं मिला खाने को। लेकिन ये बेचारी यहाँ पर ये सब ये सोच रही होती है तभी हमें जियोन को दिखाया जाता है जिसने कि यहाँ पर ब्लू क्रैकर को मीट को उठा लिया होता है। और इसीलिए जब उसकी फ्रेंड उसे ऐसा करते हुए देखती है तब वो भी उससे कहती है कि जियोन क्या तुम सच में इस मीट को खाने वाली हो, आई मीन एक मॉन्स्टर के मीट को खाने वाली हो। जिस पर जियोन कहती है कि हाँ क्योंकि इसने कहा कि हम सभी से खा सकते हैं। जो सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो सच में काफी ही हैरान होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर बस सीओ के इतना कहने भर से ही उसके फ्रेंड इस मॉन्स्टर के मीट को खाने के लिए रेडी कैसे हो गई। और जब जियोन उस मीट को खाती है तब वो भी कहती है कि ये तो काफी ही डिलीशियस है। जो बात सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो जल्दी से सीओ के पास जाती है और वो उससे कहती है कि चलो मुझे तुम्हारे सीक्रेट बता दो कि आखिर तुमने कैसे अपना चाम मिस जियोन के ऊपर फेंका है कि वो तुम्हारी सभी बातों को मान रही है। क्योंकि जियोन की फ्रेंड कहती है कि जियोन का कभी भी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है तो इसीलिए उसे इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं है। और इसलिए वो बताती है कि जो जियोन है वो कोई भी ऐसी लड़की नहीं है कि वो किसी की भी बातों को मान ले एंड बस किसी के कहने पर से कुछ भी खा ले। तो इसलिए जियोन की फ्रेंड सीओ से यहाँ पर पूछने के लिए आई होती है कि आखिर उसने यहाँ पर जियोन के ऊपर कैसा जादू किया है कि वो इसके हर बात को मान रही है। और अब यहाँ पर प्यार की बात सुनने के बाद सीओ अपने पुराने प्यार को याद करने लगता है जहाँ पर जो उसका पहला प्यार होता है इंपीरियल एकेडमी के अंदर जो कि उसे 20 साल के अंदर ही मिल गया था। वो थी गेन काउंट फैमिली की डॉटर मिस मिसाइल गेन एंड जो उसका दूसरा प्यार था वो था लेस्ली भाई क्या बोलूं यार लेस्लूलियन की फैमिली की यंगेस्ट डॉटर लुवेंडा लेस्यूलियन अब पढ़ लो भाई, स्क्रीन पे पढ़ लो जो भी है। एंड उसी के साथ जो उस वर्ल्ड के अंदर उसका तीसरा प्यार था वो था वेरोनिका। एंड यहाँ पर पैनल में आप सबको जो दिखाया जा रहा है वो आई थिंक सो वॉर का सिचुएशन है। साला ये वॉर में जा रहा है कि प्यार करने जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड ये थोड़ा थोड़ा जियोन के जैसे नहीं दिख रही है, लाइक इसका बस अगर हेयर का कलर चेंज कर दें तो ये जियोन के जैसे ही दिखेगी। तो हाँ यहाँ पर सीओ अपने ख्यालों में बसा हुआ होता है तभी जो जियोन की फ्रेंड होती है वो उसके ऊपर चिल्ला के कहती है कि अबे साढ़े मुझे बता दे, मैं तुझसे यहाँ पर कुछ पूछ रही हूँ, तुझे सुनना ही नहीं दे रहा है क्या? आखिर तेरा सीक्रेट क्या है जिससे कि तूने यहाँ पर जियोन को पटा लिया है? जो बात सुनने के बाद जियोन की तरफ देखता है और थोड़ी देर उसे देखने के बाद कहता है कि द मॉथ टू अ फ्लेम। तुम लोग को अगर पता नहीं होगा तो ये एक सॉन्ग है जो कि यूट्यूब पे तुम लोग सर्च करके सुन सकते हो। काफी अच्छा सॉन्ग है, लाइक वेस्टर्न सॉन्ग है। तो हाँ ये बात सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो भी कहती है कि भाई ये पागल हो चुका है, साड़ा कितना क्रिंज आंसर दे रहा है बे, इतना एकदम खराब आंसर। और इसलिए वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि जो यहाँ पर जियोन के साथ ऐसा कर पा रहा है वो कोई ऐसा जवाब देगा। तो हाँ उसके बाद से ये सभी ऐसे ही हंसी खुशी यहाँ पर कैंपिंग आराम से कर रहे होते हैं। एंड हमारा सीन चेंज होता है और हमें फिर से साओ पाउलो को दिखाया जाता है जो कि ब्राजील का एक शहर है। एंड वहां पर हमें कैंग यंग प्रो को दिखाया जाता है जहां पर कि जो उसका असिस्टेंट होता है या मैनेजर होता है जो कुछ भी बोल सकते हैं, वो उससे सेंटेरियम के बारे में बता रहा होता है कि आखिर वहां पर कौन से मॉन्स्टर्स हैं एंड क्या क्या वैल्यूएबल चीजें हैं। और वो सभी इन्फॉर्मेशन
लोकेशन जान लेने के बाद कैंग यांग प्रो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम सबका जो ऑपरेशन का डेट है वो अभी चालू भी नहीं हुआ, लेकिन अभी से जियोंग और सीओ सेंटेरम जा चुके हैं। तो इसलिए वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो सब इतनी जल्दी में वहां पर क्यों चले गए हैं। और उसी के साथ वो दोनों तो गए ही हैं, लेकिन जो गिली फ्लावर गिल्ड है उसकी जो लीडर है वो भी साथ गई है और उसी के साथ उनकी पूरी टीम गई है। लिली गिल्ड फ्लावर गिल्ड जो लीडर है वो जियोन की फ्रेंड है। तो इसलिए वो अपने बंदे से कहता है कि अरे भाई थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च कर ले एंड उसके बाद से मुझे बताना कि आखिर उस जगह पे ऐसा कौन सा प्रॉफिटेबल मॉन्स्टर है जिसके लिए वो सब वहां पर गए हैं। जो बात सुनने के बाद जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि हमने उसके बारे में जो ब्राजील के हंटर्स हैं उन सभी से भी पूछा, लेकिन उन सभी ने बस इतना ही कहा कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड वहां पर हमारा ना जाना ही सही रहेगा। जो सुनने के बाद अब तो भाई कैंग यांग प्रो कहता है कि अब साला ये सीओ डोजुन एकदम इस साले ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। इसका कोई भी मूव हो रहा है वो साला अनप्रेडिक्टेबल ही हो रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है और वो ये कह रहा होता है तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है एंड ये जो फोन होता है वो होता है डायरेक्टर होंग, मतलब कि होंग जीजू सीओ की स्टेप मदर का। जो कॉल करने के साथ ही कैंग यांग प्रो से कहती है कि अबे साले तू कर क्या रहा है, सीओ डोजुन तो अभी भी जिंदा है। जो सुन कैंग कहता है कि अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सब उस प्लान पे काम कर रहे हैं एंड बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। और इसलिए कैंग होंग जीजू से पूछता है कि आखिर आप इतनी इम्पेशेंट क्यों है, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है। जो सुन होंग जीजू बताती है कि मुझे यहाँ पर टेंशन हो रहा है कि अगर मेरे फादर को ये न्यूज मिल गया कि जो सीओ डोजुन है वो एक एस रैंक का हीरो है तो हो सकता है कि वो फिर से उसे अपने पास बुला लें एंड अगर ये होता है तो भाई होंग जीजू को तो लगेगी बहुत गंदा लगेगी। तो यही बात है जिस वजह से वो अभी इतना इम्पेशेंट हो रही है। और ये बात सुनने के बाद कैंग भी कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि जो टी ग्रुप के डायरेक्टर हैं अब वो भी हो सकता है कि इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो एंड इसी वजह से आप इतना चिंता कर रही हैं एंड यहाँ पर ये साला होंग जीजू को ये मजे ले रहा होता है। और इसलिए जब होंग जीजू कैंग यांग प्रो से ये बात सुनती है तब वो भी कहती है कि अब साले हंसना बंद कर और जो काम दिया है उसको कर। जो सुनने के बाद कैंग भी कहता है कि अरे चिंता मत करो क्योंकि हमने जो प्लान बनाया है अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। तो इसीलिए मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सीओ डोजुन ब्राजील के अंदर से कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। जो सुनोंग जीजू कहती है कि ये आंसर तो मुझे काफी अच्छा लगा तो इसीलिए इसे जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। जिसके बाद से वो सब यहाँ पर कॉल कट करते हैं एंड जैसे ही कॉल कट होता है जो कैंग यांग प्रो होता है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से टकासी साइड को फोन करो एंड ये टकासिस कौन है ये हमें बाद में चल के पता चलेगा क्योंकि ये साला अभी बहुत कांड करने के लिए आएगा, उसमें भी काफी मजा आएगा सीरियसली। और उसने कैंग यांग प्रो कहता है कि सीओ डोजुन क्योंकि अभी सेंटेरम में है तो उसने यहाँ पर अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदा है तो अब हम सब उसको उसमें गिरा कर रहेंगे। गड्ढा होता है कि कुआं होता है, वो कहावत है ना खुद ही कुआं फोड़ के खुद ही गिर गए, वही काम हो रहा है। मतलब किसी को खुद ही सेंटेरम में गया है तो अगर वहां पर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार हम सब थोड़ी ना होंगे क्योंकि उन सभी को तो पहले ही बता दिया गया था कि वहां पर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स आते हैं एंड उन सभी को वहां पर नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि अब वो सभी वहां पर जा चुके हैं तो अगर वहां पर कुछ भी उन सभी के साथ होता है तो उन सभी की जिम्मेदारी होगी। तो हाँ उसके बाद से अब हमें सीओ डोजुन की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी कहीं जा रहे होते हैं एंड तभी जियोन मैप को देखते हुए सीओ से बताती है कि क्या हम सबको जंगल के अंदर और भी आना है क्योंकि यहाँ पर हम सबको बताया गया है कि इस जंगल में अगर हम सब और भी अंदर चले जाते हैं तो हम सबको वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं जिन सभी का सामना करने में हम सबको काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो सीओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, आखिर वो कौन से मॉन्स्टर्स हैं जिन सभी की वजह से हम सबको इतना परेशानी हो सकता है। जो संजो बता दिया है कि लाइनिक्स या फिर बोले लिनिक्स, जिन लोगों ने भी साइड ऑफ 2 का गेम खेला होगा उन सभी को लिनिक्स के बारे में पता ही होगा। यू नो ही इज माय बेस्ट अपोनेंट। सो या ये बात सुनने के बाद सीओ भी कहता है कि अच्छा वो सारे वहां पर भी हैं। जो सुन जियोन कहती है कि अच्छा क्या तुम्हें लिनिक्स के बारे में कुछ पता भी है। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ मुझे बहुत चीजें पता है। जिसके बाद से सीओ वहां पर जाने लगता है। जो सुनने के बाद जियोन कहती है कि हाँ मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा, लेकिन इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़े इससे पहले इसे अपने कान में डाल लो। एंड ये क्या चीज होती है, ये होती है ईयर टिप्स जो कि बाहर से आने वाली आवाजों को रोक देती है। इसे आई थिंक सो वेस्टर्न में लोग रात को लगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो लगाते ही नहीं है, मेरे यहाँ तो नहीं लगाते हैं, तुम सभी लगाते हो तो मे भी अलग बात होगी। तो हाँ जब इन प्लग्स को जियोन सीओ को दे रही होती है तब वो इसके
इसके बारे में बताते भी है कि ये ईयर प्लग्स हैं जिनको कि हम सब कान में लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम सबका लिनक्स का सामना होता है तो उन सभी की जो रोने की आवाज होती है वो हमारे कानों में काफी देर चुभती है एंड उसके साथ उनके रोने की जो आवाज होती है वो हमें पैरालाइज भी कर सकती है। तो इसीलिए हम सब इसे लगाते हैं ताकि हम सबको जो लिनक्स की क्राइंग आवाज होती है वो हमें सुनाई ना दे। और उससे जोन पूछती है कि तुम्हें भी इसके बारे में पहले से ही पता होगा। जो सुनियो को होता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद तो जीवन भी काफी हैरान होती है कि जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो कहती है कि तुम इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ब्राजील के हीरोज हैं उन सभी ने भी हमें लिनक्स के बारे में वार्न किया है कि हम सभी उन्हें कमजोर ना समझे, क्योंकि वो भी काफी खतरनाक होते हैं एंड उसके साथ खूंखार भी होते हैं। लेकिन जियोन यहाँ पर ऐसे चिल्लाती रह जाती है एंड सीओ उसको कम्प्लीटली इग्नोर करके जंगल के अंदर चला जाता है एंड वो सभी ऐसे ही जाते जाते रहते हैं और उन सभी को ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है। एंड जब यहाँ पर रात होता है तब हमें उन सभी के सामने दिखाया जाता है एक लिनक्स को जो कि एक पेड़ पे बैठा होता है। लेकिन यहाँ पर एक लिनक्स नहीं होता है बल्कि दो लिनक्स होते हैं। जिन सभी को देखने के बाद जो सीईओ की टीम के मेंबर्स होते हैं वो तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन सभी ने सोचा नहीं होगा कि इन सभी की इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। इसीलिए जब वो सभी लिनक्स को देखते हैं तो वो सभी तुरंत ही अपने कानों को बंद करने लगते हैं, क्योंकि किसी को पैरालाइज थोड़ा होना है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जितने भी लिनक्स होते हैं इन सभी को सीईओ एकदम ही ध्यान से देख रहा होता है। एंड तुम सभी इस पैनल में भी ध्यान से देखो, ये जो लिनक्स पेड़ पे बैठा है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि आसमान में कोई पंछी उड़ा है। जहाँ पर कि हम सबको डायनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर अपना स्पेशल टैग मतलब कि रोने की आवाज को चालू कर देते हैं, जिस वजह से वहां पर जितने भी सीईओ के टीममेट्स होते हैं वो सभी अपने कानों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि अगर उन सभी ने ये आवाज सुन लिया तो हो सकता है कि वो सभी यहाँ पर पैरालाइज भी हो जाएं। लेकिन यहाँ पर सीईओ को इस आवाज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। रो लो सालो, जितना रोना है ना तुझे रो ले, मुझे कुछ फर्क ना पड़ता साले पैरालाइज। तू सोच रहा है कि पैरालाइज ये होगा। और हाँ, इसे देखने के बाद जीवन भी कहती है कि अबे इसने अपने कान को क्यों ढका है, क्या यहाँ पर इसे कुछ नहीं हो रहा है। और वो यहाँ पर ये सोच रही होती है तभी सीईओ एक यहाँ पर फायर पॉल बनाता है एंड उसी के साथ वो उस लिनक्स पे मारता है, जिस वजह से वो जो लिनक्स होता है वो वहाँ पर भागने लगता है। और यहाँ पर जितने भी सीईओ के टीममेट्स होते हैं उन सभी को लग रहा होता है कि सिर्फ एक ही लिनक्स है, लेकिन यहाँ पर उन सभी को मिलता है सरप्राइज, क्योंकि वो जो लिनक्स होता है वो अब यहाँ पर अपने ग्रुप में उन सभी को ला चुका होता है। मतलब कि उसने यहाँ पर अपने आप को बिट के जैसे इस्तेमाल किया ताकि वो सभी उसको पीछे भागते हुए उसके ग्रुप के पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सीईओ के टीममेट सोच रहे होंगे कि हम सब का जो तादाद है वो ज्यादा है तो हम सब एक लिनक्स को तो मार ही सकते हैं। सो हाँ, अब यहाँ पर सीईओ के सामने 4 लिनक्स होते हैं एंड बस 4 ही है, साड़ा ये तो बहुत कम संख्या में घूमते हैं। तो हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि 4 लिनक्स आ चुके होते हैं तो इसीलिए तभी हमें एक लिनक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों की एक स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधे जियोन के आंखों में रखने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर आके सीईओ उसको बचा लेता है एंड उसके आंखों को ढप देता है और उसे कहता है कि ये जिस आवाज को तुम सभी सुनते हो ये वो आवाज नहीं है, कि अभी इसने जिस मूव का इस्तेमाल किया है अगर उस समय तुम इसकी आंखों में देख लेते तो वो तुम्हारे माइंड को एक झटके में ही पैरालाइज कर देता एंड उसके बाद से तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए सीईओ कहता है कि तुम सभी कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो एंड उसके बाद से जादू देखो। और हाँ, यहाँ पर सीईओ की बात सुनने के बाद जियोन भी अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड उसी के साथ सीईओ अपना लॉन्ग एस शॉट निकालता है एंड उस लिनक्स को मारने के लिए चला जाता है। जिसके बाद से जब वो यहाँ पर अपने माना को रिलीज करता है तब अपने माना को देखने के बाद कहता है कि बस मेरी इतनी ही लिमिट है। और यहाँ पर इसके चारों तरफ देखो भाई, इसने क्या ही खतरनाक सराउंडिंग बना दी है अपनी। इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई खतरनाक ही चीज है। यहाँ पर जो सीईओ अटैक इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम है बैंडियन फैमिली स्वॉर्डमैनशिप फर्स्ट फॉर्म किलिडा मिलाग्रो रुकले। क्या नाम है भाई, इतने खतरनाक इतने फैसिनेटिंग मूव को इतना घटिया नाम दे रहे हो तुम यार। राइटर भाई क्या कर रहे हो यार, तुम गजब यार आदमी हो तुम। तो जब सीईओ ये अटैक चलता है तो उसके शॉट के ऊपर एक पॉइंट बन जाता है एंड वो जो पॉइंट होता है वो उस शॉट का एक ऐसा जगह होता है जहां पर कि जब सीईओ अपना माना रिलीज करेगा तो सबसे लार्ज अमाउंट में माना रिलीज होगा और सीईओ उस पॉइंट को सीधा लिनक्स के ऊपर एम कर देता है एंड उसी के साथ उन सभी को ऊपर अपने उस शॉट के पॉइंट से अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर जितने भी सीईओ के टीममेट सीईओ को देख रहे होते हैं वो सभी ये चीज देखने के बाद कहते हैं कि भाई साहब हो ना हो ये अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो इसीलिए हमें भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। एंड वही हमें सीईओ को दिखाया जाता है जिसने कि अब यहाँ पर अपने अटैक को चल दिया होता है एंड इसका जो अटैक होता है वो तो भाई सीरियसली कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है।
साला बस ये 3-4 लाइन इसको मारने के लिए इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहा है। पावर को बचा कर नहीं दे रहा है कि बाद में कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्स्टर आ गया तो उसके सामने फाइट करेगा ना, इसको साले को शो ऑफ करनी है। देखो लॉन्डिया के सामने यहाँ पर ये इतनी पावर को इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहे हो ना तुम सभी। तो हाँ, यहाँ पर जो सीए का अटैक होता है जब वो खत्म होता है तो हमें वहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है। आई मीन लाइक भाई पूरा साले ने जमीन को यहाँ पर गायब कर दिया है, पूरा जंगल आता फट चुका है और उसी के साथ यहाँ पर जितने भी लाइनिक्स हैं वो सभी भी मारे जा चुके हैं। एंड जब ये चीज जियोन भी देखती है तब वो भी कहती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई एक बंदा इतने सारे लाइनिक्स को मार दे, वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर। एंड वहीं पर हमें एक लाइनिक्स को दिखाया जाता है जो कि बेचारा अकेले बचा होता है। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे इस पे दया आ रही होती है। इनकी ह्यूमन बिहेवियर है कि जो कमजोर पड़ेगा उसके ऊपर दया आएगी, बट वही है कि इन सबको अगर ह्यूमन अकेले भी मिल जाए साढ़े फाड़ देंगे उस ह्यूमन की, दया दिखाने का तो कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो हाँ, यहाँ पर ये जो लास्ट लाइनिक्स बचा होता है उसके पास सीओ आराम से चलते चलते आता है। एंड यहाँ पे जो लाइनिक्स होता है भाई इसकी फट चुकी होती है कि अब क्या करे बेचारा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसने यहाँ पर भागने की कोशिश की तो सीओ उसकी अच्छे से फाड़ेगा। अभी तो अगर हो सकता है कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए तो वो छोड़ भी दे, लेकिन अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो छोड़ेगा नहीं। और जब सीओ यहाँ पर उसके पास आ रहा होता है तभी वो लाइनिक्स फिर से अपने आंखों के स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मतलब कि सीओ का माइंड को पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये साला यहीं पर गलती कर देता है। सीओ के सामने तुम साला अपने स्किल को शो ऑफ कर रहे हो एंड इसी वजह से सीओ भाई गुस्सा आता है एंड उसके सड़ को ही थर्ड से अलग कर देता है, क्योंकि वो कहता भी है कि साढ़े तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर अपने आइस का इस्तेमाल करने की कोशिश की, और इसलिए वो कहता है कि चल तेरी ये गलती थी तो मैंने यहाँ पर तेरा सर भी अलग कर दिया है एंड उसके साथ तेरी जो आई बॉल है मैं उसको अपने पास ही रख ले रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल जितना तू नहीं कर पाता है उससे ढेर इसका इस्तेमाल मुझे अगर ना आता है। एंड उसी के साथ ये जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। एंड मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी को यह एपिसोड काफी पसंद आया होगा एंड आया हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। एंड सो या गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय।